जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। 2 दिवसीय आगरा दौरे पर आए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा अपने प्रवास के दूसरे दिन मीडिया से हुए रूबरू। पारस हॉस्पिटल के मामले में कहा कि अभी प्रारंभिक स्तर की हुई है जांच, पूर्ण रूप से जांच होना है बाकी। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष अशफाक सैफी के आगरा आगमन पर हुआ भव्य स्वागत। होटल रमाडा प्लाजा पर ढोल नगाड़ों के साथ हुआ भव्य स्वागत। भाजपा कार्यकर्ताओं व सामाजिक संस्थाओं ने किया जोरदार स्वागत। विपक्षी राजनीतिक दलों के द्वारा लगातार शहीद कौशल रावत के परिवार से मुलाकात के बाद जागे प्रतिनिधि। आगरा देहात से भाजपा विधायक हेमलता दिवाकर धरना स्थल पर पहुंची और शहीद की वीरांगना को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। बागियों पदाधिकारी से अभद्रता पर भड़के किसान नेता। सैकड़ों की संख्या में किसान नेताओं ने किया टोल प्लाजा का घेराव। फतेहाबाद के लखनऊ एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा का मामला। पुलवामा हमले में शहीद हुए कौशल रावत की पत्नी अपनी मांगों को लेकर बैठी धरने पर। उप मुख्यमंत्री धरना स्थल से 300 मीटर की दूरी पर होने के बावजूद भी नहीं मिलने पहुंचे शहीद की वीरांगना से। आगरा के एतमादपुर तहसील में ब्राह्मण समाज ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम और क्षेत्र अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन द्वारा खुशी दुबे, प्रिया मिश्रा के मामले समेत ब्राह्मण समाज के मामले को लेकर लगाई न्याय की गुहार। आगरा ग्वालियर रोड स्थित सिल्वर टाउन कॉलोनी में रहने वाले 2 युवक लेफ्टिनेंट पद पर हुए चयनित। सेना में अफसर बनने पर कॉलोनी वासियों ने युवाओं का किया जोरदार स्वागत। बढ़ती महंगाई को लेकर ग्राहक पंचायत के अध्यक्ष मुरारी लाल गोयल ने जल्द ही महंगाई विरोध में जोरदार प्रदर्शन करने की कही बात। संत सुरक्षा मिशन के पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन द्वारा ब्राह्मण समाज के व्यक्ति से अभद्रता करने वाले अधिकारियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। फतेहाबाद पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा। फतेहाबाद स्वास्थ्य केंद्र पर ली वैक्सीनेशन की जानकारी। ब्लॉक फतेहाबाद में ग्राम प्रधानों के साथ की बैठक। फिरोजाबाद टुंडरा में नगर पालिका की भूमि पर कुछ दबंगों द्वारा किया जा रहा है अवैध कब्जा। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने एसडीएम टुंडरा बुशरा बानो से की शिकायत। 2 दिवसीय आगरा दौरे पर आए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा अपने प्रवास के दूसरे दिन मीडिया से रूबरू हुए। इसके दौरान वह पारस हॉस्पिटल को क्लीन चिट देने के मामले में बोलने से बचते हुए नजर आए और कहा कि मामले की प्रारंभिक स्तर की जांच हुई है और अभी पूर्ण रूप से जांच होना बाकी है। 2 दिवसीय आगरा दौरे पर आए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा अपने प्रवास के दूसरे दिन मीडिया से रूबरू हुए। इसके दौरान वह पारस हॉस्पिटल को क्लीन चिट देने के मामले में बोलने से बचते हुए नजर आए और कहा कि अभी मामले की प्रारंभिक स्तर की जांच हुई है और अभी पूर्ण रूप से जांच होना बाकी है। तो वही बड़ा सवाल ये उठता है कि पारस हॉस्पिटल को क्लीन चिट देने में जल्दबाजी क्यों दिखाई गई। देखिए, अभी जिलाधिकारी जी यहाँ बैठे हैं, अंतिम रिपोर्ट नहीं आई है और अंतिम रिपोर्ट आने के पहले जो
सतही तौर पे जो जांचें आई थी, अभी मैंने मीटिंग में तमाम चीजों को लिया है और उन हॉस्पिटल्स के खिलाफ भी मैंने कहा है, चेतावनी के तौर पे भी कहा है। और ऐसे कोई भी हॉस्पिटल जो हमारे कोरोना के समय भी जो सरकार द्वारा निर्धारित राशि से ऊपर देते हैं अगर, और उन्होंने किसी प्रकार की कोई उनकी शिकायत आती है तो जिलाधिकारी जी ने जो बताया है कि प्राथमिक तौर पे उनके खिलाफ जो महामारी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। जो जिस प्रकार का अन्य, आप 2 मिनट बता दीजिए, चाहे जिलाधिकारी जी बैठे, जो 3-4 दिन जो है अंतिम रिपोर्ट अभी आनी है और अंतिम रिपोर्ट आने के बाद जो कठोर, अगर कोई दोषी पाए जाते हैं तो कठोरतम कार्रवाई होगी उनके खिलाफ ही नहीं, इस प्रकार के जो भी अस्पताल अगर किसी चीज में पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई। इसी दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए शहीद की पत्नी के धरने पर भी बोले डिप्टी सीएम। कहा कि उनकी ज्यादातर मांगे पूरी हो चुकी हैं और बाकी मांगे जल्द ही पूरी की जाएंगी। और वहीं राहुल और अखिलेश पर कटाक्ष, बोले कि पहले ही दोनों युवाओं को भी मिली थी परास्त। जो आपने बताया है शिक्षा विभाग में जो उन्होंने जो हमारे अधिकारी गए हैं उनके सामने ये रखा होगा, ये विषय आज शायद उन्होंने रखा है। अगर ये चीज बता देते तो उनके लिए अनशन धरना तरीका नहीं, उनको बुलाया गया था लेकिन किसी मजबूरी कारण नहीं आए। उनको नौकरी देने के लिए, मतलब आश्रित के लिए भी कहा गया था। उन्होंने लिख के भी या मुजवानी बोला है सब प्रशासन को कि हम नौकरी, क्योंकि हमारे बच्चे अच्छे सेटल्ड हैं, हम नहीं चाहते हैं। तो जो शासन को जितनी चीजें करनी थी वो की गई है, जितना उनको देना था वो दिया गया है। अब बीच में उन्होंने दूसरा चीज ये बताया, क्योंकि जो राशि उनको दी जाने वाली थी वो राशि दी जा चुकी है, उससे ज्यादा राशि दी जा चुकी है। अब एक नया प्रस्ताव उन्होंने दिया है, नीतिगत निर्णय क्या होते हैं। इस प्रकार की जो राशि दी जाती है वो मुख्यमंत्री सहायता कोष में ही जमा होती है, उससे इस प्रकार के जो विषय होते हैं उनको दिया जाता है। चूंकि शहीद परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से पहले ही दिया जा चुका है इस प्रकार की चीजें, तो इसलिए अब उनको उन्होंने दूसरा जो सुझाव दिया है मैं उसको रखूंगा। विधिक प्रक्रिया क्या है, मैं बेसिक शिक्षा के विभागों से बात भी करूंगा। क्या हो सकता है, क्या एक राशि दी जाने के बाद दूसरी राशि दी जा सकती है, ये तमाम विषय ऐसे हैं जो नीतिगत हैं, इनको बगैर बात किए हम नहीं कह सकते। मैं बात करूंगा। इसी दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं व सरकार ने देश में कोरोना को मात देने के लिए बेहतरीन काम किया। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष अशफाक सैफी के आगरा आगमन पर होटल रमाडा प्लाजा पर भाजपा कार्यकर्ताओं व सामाजिक संस्थाओं द्वारा फूल मालाओं व ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुलश्रेष्ठ और आप देख रहे हैं मून टीवी। एक खास मेहमान इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जनाब अशफाक सैफी, जिन्हें उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद से उत्तर प्रदेश सरकार ने नवाजा है। आखिर ये किस तरीके की कार्यप्रणाली अग्रिम दिनों में देखने को मिलेगी, जनाब अशफाक सैफी साहब से हम सीधे तौर पे जुड़ रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा जाए कि आपको जो पद दिया है, दायित्व दिया है, इसका आप निर्वहन कैसे करने जा रहे हैं। मेरा सभी को नमस्कार। जिस प्रकार से मुझे अल्पसंख्यक आयोग का राज्य प्रदेश का वो अध्यक्ष बनाया है, मैं सर्वप्रथम शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस अल्पसंख्यक समाज में केवल मुस्लिम ही नहीं आते, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियन हैं, इन सभी समाज के उत्थान के लिए, उनके तरक्की के लिए, उनको न्याय मिले, इस पे हम लोग काम करेंगे। और विशेष रूप से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी नारे को हम आगे बढ़ाते हुए काम करेंगे। उन्होंने एक नारा और दिया था, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। माने उनको मालूम था कि अल्पसंख्यक समाज देश का सबसे अशिक्षित वर्ग है, इसको शिक्षित करना है। तो इसलिए जो मदरसों में कुरान की तालीम दी जाती है, हम उसका समर्थन करते हैं, वो रहनी चाहिए। पर कुरान के साथ साथ उन मदरसों के अंदर हिंदी, इंग्लिश, गणित भी पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि इसके बिना ना तो हमारा बच्चा
डॉक्टर बन सकता है, ना इंजीनियर बन सकता है, ना साइंटिस्ट बन सकता है, ना आईएएस बन सकता है, ना आईपीएस बन सकता है, ना वकील बन सकता है, ना जज बन सकता है। तो इन सबको बनाने के लिए हमको मदरसों में हिंदी, इंग्लिश की तालीम और गणित की तालीम भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ, गली मोहल्लों में रहने वाला हूँ, तो मुझे अल्पसंख्यक समाज की जो परेशानियाँ हैं, उनको जो रोजगार की कमी है, जो सरकार की जो योजनाएं हैं, बहुत सरकार की योजनाएं अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए आती हैं, पर किन्हीं न किन्हीं कारणों से वो वहां तक नहीं पहुंच पाती है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा लगातार अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए काम किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि आवास योजना किन के लिए है? वो उन्हीं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है जो बेचारे जिनके पास रहने के लिए छत भी नहीं है। उनको मकान उपलब्ध कराने का जो काम सरकार कर रही है, वो अपने आप में सराहनीय काम है। अब शिक्षा के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय जो हमारा भारत सरकार का एक हिस्सा है, जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है, वो बहुत बड़ी तादाद में स्कॉलरशिप दी जा रही है। अध्यक्ष जी, अगर हम बात करें तो जो 4 साल से ऊपर की स्टेट गवर्नमेंट का कार्यकाल हो गया और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कार्यकाल लगभग खत्म होना है 22 के बाद में, तो अब जो अग्रिम चुनाव आने वाले हैं उसमें आप क्या स्थिति आप देख रहे हैं? क्योंकि आप तो अब उत्तर प्रदेश में हर जिले में आपको घूमना है, केवल लखनऊ और आगरा ही आपकी जिम्मेदारी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में आप भ्रमण करेंगे। देखिए, चुनाव की स्थिति क्या होनी है ये मैं नहीं जवाब दे पाऊंगा। मेरा काम केवल अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना है और मैं उनके हितों की रक्षा करूंगा, ये आप विश्वास मान लीजिए। अभी जो मूलभूत समस्या है हम देखेंगे कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए प्राथमिकता क्या है, क्या मूलभूत समस्या आप देख रहे हैं जिसका आपको अभी मतलब साल 6 महीने में तत्काल उसका निपटारा होना चाहिए? किस ये जो वर्ग है वो किस समस्या से अभी जूझ रहा है? जो स्कीमें सरकार की अल्पसंख्यक वर्ग के लिए चलाई जा रही हैं, उन अल्पसंख्यक योजनाओं को ठीक तरीके से उनका क्रियान्वयन हो, वो सही तरीके से वहाँ और उस अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, ये मेरा सबसे प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि वो कहीं ना कहीं विभागों में गड़बड़ी के कारण वो अंतिम व्यक्ति तक वो स्कीमें नहीं पहुँच पा रही हैं, उसको पहुँचाने का मेरा मकसद है। चाहे प्रदेश सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, अल्पसंख्यक आयोग अब ये तय करने जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की जो भी योजनाएं हैं वो अंतिम वर्ग तक पहुंचे। यानी जो ₹1 रुपया अगर सरकार से चलेगा तो वह ₹1 शासन से चला हुआ आम जनता तक पहुंचे। ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी इस पर ध्यान देने जा रहे हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम लगातार बताएंगे कि किस तरीके से अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष क्रियान्वयन में बदलाव लाना चाहते हैं। विपक्षी राजनीतिक दलों के द्वारा लगातार शहीद कौशल रावत के परिवार से मुलाकात के बाद जागे जनप्रतिनिधि। आगरा देहात से भाजपा विधायक हेमलता दिवाकर धरना स्थल पर पहुंची और शहीद की वीरांगना को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वह सभी मांगों को पूरा करने की बात कही। इसके परिवार से मिले क्या मांगे बताइए? मांगे इनकी सब जायज है और मुझे लगता है कि अब तो 2 साल बीत चुके हैं और मांगे पूरी हो जानी चाहिए। क्या लापरवाही क्या मानते हैं? 2 साल बीत जाने के बाद भी मांगे पूरी नहीं हुई? लेकिन ऐसा क्या रहा जिसकी वजह से इनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हो पाई और बहुत ही दुखद ये सब घटनाएं हैं कि अभी तक शहीद परिवार की मांगे पूरी नहीं हुई। ज़्यादा इनकी मांगे है भी नहीं, ये सिर्फ यही चाहते हैं कि इनको रहने के लिए घर दिया जाए। जिस गांव में ये लोग रहते हैं, जहां पे हमारे भाई शहीद कौशल रावत जी रहते थे, उस गांव में एक शहीद द्वार बने। एक छोटी छोटी इनकी मांगे हैं और सब जायज़ हैं। आज ये लोग धरने पर बैठे हैं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बीच में ऐसा हुआ भी था, 1-2 बार हम लोगों से बातचीत भी हुई कि तो हमने ये भी सोचा था कि एक बार हम लोग सीएम साहब से मिलेंगे और उनको बताएंगे। परिवार सीएम साहब से मिला भी था और सीएम साहब ने आदेश भी किए थे यहाँ पे अपने आगरा लोकल जिलाधिकारी जी को,
लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसा उनकी मांगें पूरी नहीं हो पाई हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि ये दुखद है। आज माननीय डिप्टी सीएम साहब आगरा में हैं, उनका दौरा चल रहा है। वो कोरोना काल में जो परिवार दुखद घटनाओं में गए हैं, जिन्होंने अपने व्यक्ति खोए हैं, उनके घर भी गए हैं और यहाँ पर भी उनका आना था कि मैं शहीद परिवार से भी मिलकर आऊँगा, लेकिन क्या कारण रहा कि वो यहाँ तक नहीं आ पाए। लेकिन अभी हम लोगों ने डिप्टी सीएम साहब से बात भी की है और मैं आप लोग मीडिया के सामने मैं ये बता देना चाहती हूँ कि इस तरह से परिवार यहाँ पे धरने पर बैठा है, ये अच्छा नहीं है और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि 1 महीने के अंदर लगभग जुलाई में परिवार की जो मांगें हैं वो पूरी हों। आप जनप्रतिनिधि हैं, धरने पर यहाँ शहीद की वीरांगना बैठी हुई थी और जब प्राइम टीवी ने कल रात्रि भोज पर डॉक्टर मंजू भदौरिया जी के जब डिप्टी सीएम आए थे, उनसे सवाल किया था कि धरने पर वीरांगना बैठी हुई है, तो उनको उस विषय में जानकारी नहीं थी। तो क्या मानते हैं आपकी ओर से कमी थी, आपकी बताया नहीं कर रहे, प्रशासन की कमी? कल तो मैं नहीं निकली थी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम थी तो डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल ही मतलब उठ नहीं सकती थी मैं। कल मैं डिप्टी सीएम साहब से भी मुलाकात नहीं कर पाई थी। कल की घटना के बारे में मैं कोई जानकारी नहीं दे पाऊंगी। क्या मानते हैं प्रशासन की लापरवाही? प्रशासन को पूरा पता था, सुबह से यह चक्कर लगा रहा था, फिर भी उसके बाद में प्रशासन को बताना चाहिए। प्रशासन की जानकारी में अगर है कि शहीद का परिवार अगर धरने पर बैठा है तो प्रशासन को माननीय डिप्टी सीएम साहब से तो अवगत कराना ही चाहिए था कि ऐसे ऐसे घटना है, बताना चाहिए। आपने बात कराई डिप्टी सीएम की, फोन पर बात हुई है अभी, तो क्या लग रहा है परिवार संतुष्ट है? अब आप परिवार से पूछें, परिवार से पूछेंगे तो आपको ज़्यादा सही जवाब मिलेगा। बाकी मैं ये परिवार के साथ हूँ, हर हालत में परिवार के साथ हूँ और मैं खुद मुझे लगना पड़ेगा और मैं कोशिश करूँगी कि जुलाई के महीने में शहीद परिवार की जो भी मांगे हैं वो पूरी हो। पुलवामा हमले में शहीद हुए कौशल रावत की पत्नी अपनी मांगों को लेकर गुरुवार से धरने पर बैठी हैं। इसी दौरान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा आगरा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और शहीद की पत्नी के धरना स्थल से मात्र 300 मीटर की दूरी पर होने के बावजूद भी शहीद की वीरांगना से मिलने नहीं पहुंचे। पुलवामा हमले में शहीद हुए कौशल रावत की पत्नी अपनी मांगों को लेकर गुरुवार से धरने पर बैठी हैं। इसी दौरान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा आगरा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और शहीद की पत्नी के धरना स्थल से मात्र 300 मीटर की दूरी पर अपनी पार्टी से नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष के घर पर भोज के लिए आने के बाद भी शहीद की वीरांगना से मिलने नहीं पहुंचे, जिसके बाद से शहीद की वीरांगना के पास धरना स्थल पर विपक्षी राजनीतिक दलों के लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। शहीद की वीरांगना से मिलने आगरा समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार भी धरना स्थल पर पहुंचे और शहीद की पत्नी से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। नाम बता। मैं चौधरी वाजिद निसार, महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आगरा। आज आप शहीद की वीरांगना से मिलने के लिए आए? आज हम यहाँ स्मारक पर शहीद कौशल जी के आए हैं और बड़े अफसोस की बात है कि आज हमारे शहीद का परिवार उनकी धर्मपत्नी कौशल जी की भूख हड़ताल पर बैठी हैं। 100 मीटर शहीद स्मारक के 100 मीटर उप मुख्यमंत्री आ सकते हैं, लेकिन एक शहीद की विधवा बैठी है धरने पर अपनी मांगों को लेकर। जो घोषणा की गई थी, एक शहीद को दर्जा जो मिलता है, जो मुआवजा मिलता है, उसकी मांग को लेकर उन मुख्यमंत्री पे जो बहुत बड़े देशभक्ति की बातें करते हैं, वो उनसे मिलने का समय नहीं था और 100 मीटर एक अपने पार्टी के नेता से मिलकर चले गए। आज हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज शहीद के परिवार से मिलने आए। इनकी लड़ाई में हम लोग समाजवादी लोग कंधे से कंधा मिलाकर पूरी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, इनको हक दिलाने का काम करेंगे और जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी जो मदद करेंगे वो करेंगे। लोकल स्तर पर समाजवादी लोग इनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मिलने आए थे, एसडीएम सर आए थे, एडीएम सर आए थे और सपा अध्यक्ष भी आए थे, अभी आए थे। तो वो कह के गए हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और आप हिम्मत मत हारना, हम सरकार से आपका सहयोग करेंगे।
प्रशासनिक अधिकारी आए जैसे एडीएम और एसडीएम सर आए, तो उन्होंने क्या कुछ उन्होंने ये कहा है कि वहाँ सर्कल हाउस में और माननीय जी वो दिनेश शर्मा जी आए हुए हैं, वहाँ मिलने के लिए बुला रहे हैं। मैं तो मना कर दी कि मैं नहीं जाऊंगी। 3 बार आए हैं कि चलो हम बुला रहे हैं, चलो बुला रहे हैं, वहाँ हमारी सुन लो, लेकिन हम नहीं गए। अब मैं खड़ी होंगी नहीं यहाँ से, वो यहीं आएंगे। तो आपने मना कर दिया सीधे तौर पर कि आप यहाँ से नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। जब वोट पड़ते हैं जब तो वो हमारे पास आते हैं, तो आज शहीद की खबर लेने के लिए यहाँ तक नहीं आ सके। मेरे पास में तो चले गए, चाय नाश्ता करके नहीं। वाजिद निसार का कहना था कि शहीद की पत्नी के धरना स्थल से 300 मीटर की दूरी पर उप मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के नेता से मिलने के लिए आ सकते हैं, लेकिन देशभक्ति की बात करने वाले उप मुख्यमंत्री के पास शहीद की पत्नी से मिलने का समय नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की ओर से भी शहीद के परिवार की मदद की जाएगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर भी समाजवादी पार्टी इनके साथ हर संभव मदद करेगी। वहीं शहीद की पत्नी ममता रावत का कहना है कि जब तक शहीद की शहादत पर जो घोषणाएं की गई थी वह पूरी नहीं हो जाती, तब तक वह अपने धरने को समाप्त नहीं करेंगी। आगरा के एतमादपुर तहसील में ब्राह्मण समाज ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम और क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें एतमादपुर में स्टाम्प वेंडर की चोरी और खुशी दुबे, प्रिया मिश्रा के मामले समेत ब्राह्मण समाज के मामलों को लेकर न्याय की मांग की। इस दौरान दर्जनों ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे। एतमादपुर तहसील पर दर्जनों ब्राह्मण समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम और क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की कि एतमादपुर में 1 माह पूर्व तहसील परिसर में हुई स्टाम्प वेंडर संतोष दीक्षित की चोरी का जल्द खुलासा किया जाए। इसके साथ ही कानपुर मामले में खुशी दुबे को रिहा किया जाए। सुल्तानपुर की प्रिया मिश्रा, स्वर्ण पार्टी के अध्यक्ष सर्वेश पांडे और एतमाउद्दौला उपाध्याय प्रकरण मामले में न्याय की मांग की। मेरा नाम दीपक शर्मा है। दीपक जी, आज किन मुद्दों को लेकर आज कहाँ पर किसके नाम ज्ञापन दिया गया? आज विशेष मुद्दा था एतमादपुर का संतोष जी का, उनके यहाँ जो लूट हुई थी उसको लेकर ब्राह्मण समाज हमारे सभी युवा साथी इकट्ठे हुए और उनको लेकर एसडीएम साहब को और सीओ साहब को ज्ञापन दिया गया है। और साथ ही में खुशी दुबे और सर्वेश पांडे जी के द्वारा जो ब्राह्मण समाज पर जो उत्पीड़न हो रहा है उसको लेकर ब्राह्मण समाज का आक्रोश जो था वो व्यक्त किया है और वो उसी प्रकार में ज्ञापन नाम बता दीजिए अपना नाम। जी, मेरा नाम संजीव शर्मा है। संजीव जी, किस मुद्दों को लेकर और कहाँ से ज्ञापन किया गया? आज जो है हमने खुशी दुबे, प्रिया मिश्रा और सुरेश पांडे जी और जो हमारे ब्राह्मण समाज के जो भाई बहन हैं उनके साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उसके उपलक्ष्य में क्षेत्राधिकारी जो हमारी एसडीएम महोदय है उनको ज्ञापन दिया गया है। और जो तहसील परिसर में एक चोरी की वारदात हुई है संतोष दीक्षित जी के यहाँ, तो उनके लिए हमने जो सीओ साहब के यहाँ एक जो ज्ञापन दिया है और ये कहा है कि ये जो चोरी हुई है उसको जल्दी से जल्दी खोला जाए। और एसडीएम महोदय से ये कहा गया है कि आप मुख्यमंत्री जी को ये अवगत कराएं कि ये जो हमारे ब्राह्मण समाज के साथ उत्पीड़न हो रहा है ये उत्पीड़न न हो और हमारे ब्राह्मण समाज के जो भाई बहन हैं उनको अतिशीघ्र न्याय मिले और खुशी दुबे और सुरेश पांडे जी को जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए। देखिए, क्या कुछ मामला रहा पूरा और अब तक खुलासा नहीं हुआ, क्या पूरा मामला है और पुलिस आपसे क्या करेगी? 31 मई की घटना है, आज 2 जून हो गई, 2 जुलाई 32-33 दिन हो गए। पुलिस के पास जाते हैं, मुझे कहते तुम्हारे काम कर रहे हैं, चल रहा है। तो हुआ क्या था? कैसे चोरी हुई थी, कहाँ चोरी हुई थी? उस दिन में एक स्टाम्प वेंडर उसके पास गया था, उनको मुझे पैसे देने थे 45,000 रुपये, उनको स्टाम्प निकल गया था। तो मुझे जाने आने मुश्किल से 5 मिनट लगे, लौट के आया हूँ तो बक्सा पूरा गायब है। तो वहीं एकमात्र मामले में मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर एतमादपुर से जल्द चोरी की घटना का खुलासा और मामले का स्टेटस जाना। इस दौरान ब्राह्मण समाज के मनोज शर्मा, बंटी शर्मा, श्याम दीक्षित, अमित शर्मा, हरीश शर्मा, देवेश पचौरी, सार्थक, कुलदीप पाराशर इत्यादि लोग मौजूद रहे। आगरा ग्वालियर रोड स्थित सिल्वर टाउन कॉलोनी के रहने वाले लेफ्टिनेंट प्रतीक भंदोतिया को देहरादून से पास आउट परेड में लेफ्टिनेंट का पद मिला और कैप्टन आयुष शर्मा 2016 में लेफ्टिनेंट के पद पर चयन हुए थे और बाद में अपनी कड़ी मेहनत से जून 2018 में प्रमोशन पाकर कैप्टन बने। इसी खुशी में कॉलोनी वासियों ने मिलकर दोनों ही युवाओं के चयन पर खुशी जाहिर करते हुए
उनका सम्मान और जोरदार स्वागत किया। आगरा ग्वालियर रोड स्थित सिल्वर टाउन कॉलोनी के रहने वाले लेफ्टिनेंट प्रतीक भदौतिया पुत्र स्वर्गीय सत्यवीर सिंह सिल्वर टाउन नैनाना जाट ने देहरादून से पास आउट किया है। पुणे से 3 साल की ग्रेजुएट ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद 12 जून 2021 को देहरादून से पास आउट परेड में इन्हें लेफ्टिनेंट का पद मिला। तो वहीं कैप्टन आयुष शर्मा पुत्र मुकेश कुमार शर्मा 2016 में लेफ्टिनेंट के पद पर चयन हुए थे और बाद में अपनी कड़ी मेहनत से जून 2018 में प्रमोशन पाकर कैप्टन बने। आर्मी पर्सन हमारी कॉलोनी सिल्वर टाउन से बड़े ही गर्व की बात है जो हमारे 2 बच्चे सेना में एनडीए के थ्रू कमीशन प्राप्त किया है और एक ने लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए प्रमोट हुए हैं, दूसरे कैप्टन के लिए प्रमोट हुए हैं। इनको देख करके आसपास की कॉलोनियों के सब लोग बच्चों को उत्साह मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा और हमें बड़ी खुशी की बात है कि और भी बच्चे हमारी कॉलोनी से इस तरह से ट्राई कर रहे हैं और भी निकलें और हम लोग उनको समय समय पर प्रोत्साहित करते रहते हैं। धन्यवाद। मैं कैप्टन आयुष का फादर हूं और 16 में उसने एनडीए ज्वाइन किया था। दैट मीन्स कमीशन हुआ था वो 16 में वो तो 4 साल एनडीए की ट्रेनिंग करके और आईएमए 1 साल ट्रेनिंग करके वो ही गॉट कमीशन और नाउ ही इज पोस्टेड इन झांसी एज ए पायलट। आज ये किस तरीके का कार्यक्रम था आपकी? एक्चुअली ये मैं इन लोग सभी जितने यहाँ के जो लोग हैं मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ जिन्होंने ये ट्रेडिशन रखा है जो मतलब स्टार्ट किया ये ट्रेडिशन। ये दैट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा ट्रेडिशन है ये और मैं चाहता हूँ कि यही अगर ये चलता रहा ये ट्रेडिशन तो इससे काफ़ी लोग मतलब उसके वो होंगे, हाँ इससे मतलब फलीभूत होंगे और काफ़ी लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग को देख के हमारे बच्चों, अभी आपने लेफ्टिनेंट पुनीत का जैसे अभी वो लिया इंटरव्यू लिया, ऐसे काफ़ी लोग इससे इंस्पायर होंगे। कम से कम कोशिश करेंगे कि वो लोग अफसर बनने के लिए ट्रेनिंग के लिए जा सके वो लोग। इसी खुशी में सिल्वर टाउन नैनाना जाट के पार्क में कॉलोनी वासियों ने मिलकर दोनों ही युवाओं के चयन पर खुशी जाहिर करते हुए उनका सम्मान और स्वागत किया। साथ ही साथ उनके माता पिता का भी स्वागत किया। मेरा नाम लेफ्टिनेंट प्रतीक भदौतिया है। आज ये मैं नैनाना जाट सिल्वर टाउन का रहने वाला हूँ और यहाँ पे मेरे कॉलोनी के निवासियों ने मेरे लिए एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया था, तो ये वही कार्यक्रम अभी चल रहा है। मैं बचपन से ही सेना में शामिल होना चाहता था। मैं 12वीं के बाद ही, जब मैंने 12th पास किया था उसके बाद मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए ट्राई किया। फिर उसके बाद तब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग करने के बाद ट्राई किया और मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैं अभी 1 साल आईएमए में ट्रेनिंग करने के बाद यहाँ पे आया हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक सपना था बचपन से, वो अब पूरा हो गया है। मैं अशोक कुमार फौजदार, हमारी सिल्वर टाउन कॉलोनी में 2 हमारे बच्चे सेना में गए हमारी कॉलोनी से, उनको सम्मानित करने के लिए प्रोग्राम रखा गया है कि आगे आने वाले युवा इनको देख के कुछ सबक लें और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये प्रोग्राम सबने मिलजुल के रखा है। सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इससे कुछ सबक लेंगे बच्चे। इनका चयन कहाँ हुआ है, किस पोस्ट पर हुआ? सेना में एक लेफ्टिनेंट कर्नल हुए हैं और एक कैप्टन हुए हैं। माता पिता एवं कॉलोनी वासियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह हमारी कॉलोनी के साथ साथ आसपास के युवाओं के लिए प्रेरणा बने हैं, इसलिए हमने इनके स्वागत और सम्मान का प्रोग्राम रखा और बच्चों को उत्साहित करने का प्रयास किया। शुक्रवार को संत सुरक्षा मिशन एवं ब्राह्मण समाज के लोग एकजुट होकर जिला मुख्यालय मथुरा पर पहुंचे। सहायक श्रम आयुक्त मथुरा प्रभात कुमार सिंह का विगत कुछ दिन पूर्व एक सोशल मीडिया पर फोन कॉल ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें ब्राह्मण समाज के एक विशेष व्यक्ति पर गाली गलौज के साथ अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया था। शुक्रवार को संत सुरक्षा मिशन एवं ब्राह्मण समाज के लोग एकजुट होकर जिला मुख्यालय मथुरा पर पहुंचे। आपको बता दें कि सहायक श्रम आयुक्त मथुरा प्रभात कुमार सिंह का विगत कुछ दिन पूर्व एक सोशल मीडिया पर फोन कॉल ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें ब्राह्मण समाज के एक व्यक्ति विशेष पर गाली गलौज के साथ अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया है। सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल होने के बाद से ही ब्राह्मण समाज एवं संत सुरक्षा मिशन के पदाधिकारियों में एक उच्च पद पर तैनात अधिकारी द्वारा अशोभनीय भाषा शैली का प्रयोग किए जाने से भारी आक्रोश है। साधु अनु पीताम्बरागिरी आवाहन अखाड़े से, और ये हमने ज्ञापन दिया है किसी ब्राह्मण के को अपशब्द कहे हैं किसी अधिकारी ने। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए जाता अधिकारी के पास तो उसके साथ इस तरह की अभद्रता तो होनी नहीं चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण है। कुछ भी ब्राह्मण तो कहते हैं शरीर में मुख, और मुख में क्या गंदगी डाली जाएगी या कोई गंदगी इस तरह की गंदे शब्दों का प्रयोग करेगा। तो हम सभी जो है संत सुरक्षा मिशन के बंधु सब एक साथ एकत्र होके आए हैं। संत भी हैं, गृहस्थ भी हैं, जो
संतों की सेवा के लिए एकत्र हुए हैं, ब्राह्मणों की सेवा के लिए एकत्र हुए हैं, गरीबों की सेवा के लिए एकत्र हुए हैं। और इस बात का हम उस अधिकारी के ये चाहते हैं कि उसकी बर्खास्तगी हो, कि ऐसा अधिकारी जिसको ये नहीं पता है कि किस व्यक्ति से कैसी बात करनी है। हमारी मांग ये है कि जो ये पंडितों को जो गाली दी है, सरकारी को रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसे बर्खास्त करना चाहते हैं, इसके खिलाफ मुकदमा कायम कराना चाहते हैं। अगर हमारे विज्ञापनों को कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम ईंट से ईंट बजाएंगे और सुरक्षा मिशन सड़कों पर उतर के आएंगे, पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेंगे। आपके द्वारा कहीं तहरीर दी गई है इस मामले में? हाँ, आज हमने जो विज्ञापन दिया उसमें मुकदमा कायम कराने की हमने वो दिया है और हमें तहरीर हम कल देंगे कप्तान साहब के लिए, ये हमारा कहना है। कार्रवाई चाहते हो? हाँ, कार्रवाई चाहते हैं, बिल्कुल बर्खास्त चाहते हैं ऐसे अधिकारी को। तो समाज के लिए कलंक है ये। अगर चलिए क्या हुआ जब ऐसे अधिकारी ऐसी सीटों पर बैठे और जब अभद्रता कर रहे हैं तो इनका कोई अधिकार है ऐसी सीट पर बैठने के लिए, यही कहना चाहते हैं कि क्योंकि सामाजिक कलंक है। इसी क्रम में संत सुरक्षा मिशन के पदाधिकारी एवं ब्राह्मण समाज के लोग शुक्रवार को एकजुट होकर जिला मुख्यालय पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लिखित ज्ञापन संत सुरक्षा मिशन के पदाधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी मथुरा की अनुपस्थिति में कार्यालय पर उपस्थित अधिकारी को सौंपा गया। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात कुछ खास खबरों के साथ। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री करुआ सिंह कानपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर देर रात लखनऊ एक्सप्रेसवे से आ रहे थे। आरोप है कि इस दौरान फतेहाबाद टोल पर उन्हें रोका गया और जब उन्होंने किसानों का टोल न होने की बात कही तो उनसे अभद्रता करते हुए फोन या मैसेज करवाने को कहा गया। इस बात से खफा होकर आज दोपहर में सैकड़ों भाकियू कार्यकर्ता फतेहाबाद टोल पहुंच गए और धरना शुरू कर दिया। उनकी मांग थी कि तत्काल माफी मांगी जाए और किसानों से टोल न लिया जाए। उनकी आज्ञा के अनुसार हमको कानपुर मंडल का प्रभारी बनाया और हम कानपुर मंडल में तारीख 29 को यहाँ होकर हम गए और वहाँ हमने कानपुर में कानपुर मंडल के गांवों, तहसीलों में, ब्लॉकों में हमने समीक्षा की और जब हम समीक्षा करके वापस आ रहे कल शाम चले हम। अच्छा। और यहाँ हम टोल प्लाजा पर ये जो आगरा में जो टोल प्लाजा है, कौन सा टोल प्लाजा है? फतेहाबाद टोल प्लाजा है, फतेहाबाद तहसील में। यहाँ जब हम आए तो 3:30 बज गए और यहाँ टोल वालों ने हमसे अभद्र व्यवहार आशा की और अभद्र व्यवहार के कारण हमको नहीं निकलने दिया। हमसे कहते थे कि आप किसी से मैसेज करवाओ जब जाओगे। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को फतेहाबाद कस्बे में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर एक्सप्रेसवे से लखनऊ जाना था। किसानों के प्रदर्शन की जानकारी से प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी पूर्व AK वेकेंट
खुद मौके पर पहुंचे और किसानों के साथ खुद भी बैठ गए और टोल स्टाफ से बात करने की बात कहकर धरना खत्म कराया। बढ़ती महंगाई को लेकर ग्राहक पंचायत के अध्यक्ष मुरारी लाल गोयल ने जल्द ही जोरदार विरोध प्रदर्शन करने की बात कही। उनका कहना था कि एलपीजी गैस पर एक बार फिर 50 रुपए बढ़े व डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। दूध सब्जियों से लेकर हर चीज की कीमत बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर आम आदमी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत उपभोक्ता के हित में और ग्राहक के हित के लिए संघर्ष करती है। जैसा कि महंगाई पर मौजूदा केंद्र सरकार बम पे बम फोड़ने का काम कर रही है और पेट्रोल डीजल से लेकर गैस हो या आम कोई भी चीज हो जो दैनिक उपयोग में आती है, तो आज देश का 150 करोड़ की आबादी वाला यह देश, इसमें हर वो व्यक्ति परेशान है जो वाहन चला रहा है या जिसकी जो माता है जिसके घर का चूल्हा जल रहा है। पेट्रोल के रेट इस तरीके से बढ़ रहे हैं, डीजल के रेट इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि उस पर कोई अंकुश ही नहीं है और वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की कार्यशैली पर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह है, एक काला धब्बा है कि आप ये नहीं देख रहे कि भाई कोविड में और इस कोरोना काल के अंदर हर व्यक्ति वैसे ही बहुत परेशान है, आर्थिक भी वो बहुत परेशान है। उसके ऊपर इतनी महंगाई का जो बोझ जो आज सरकार डाल रही है, रोज जैसे स्लो पॉइजन की तरह से धीमा जहर होता है, ऐसे ही रोज सुबह उठते हैं और देखते हैं कि आज पेट्रोल भरवाने जाना है तो आज फिर 30 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे। स्थिति यह है कि 6 महीने के अंदर पेट्रोल के रेट इतने बढ़ गए कि आम आदमी के बजट से बाहर हो गया। आज देख लीजिएगा कि एलपीजी गैस पर भी सरकार ने 50 रुपए सिलेंडर बढ़ा दिया। पिछले 6 महीने के अंदर सिलेंडर पर देखें तो 150 रुपए की वृद्धि कर दी है। 7 साल के अंदर सिलेंडर जो 400 सवा 400 रुपए का मिला करता था, वो उज्ज्वला योजना जाने कितनी योजनाएं लाद दी और उसके बाद आज सिलेंडर की कीमत 850 रुपए। एक माता को अगर चूल्हा जलाना है तो उसको 1000 रुपए पहले चूल्हा जलाने के लिए चाहिए, गैस का सिलेंडर जलाने के लिए चाहिए। पहले तो आपने लकड़ियां खत्म करा दी, चूल्हे पर जो लोग माताएं काम करती थी वो माताओं को चूल्हे से उज्ज्वला योजना पे ले आए और 450 रुपए में सब्सिडी भी देने लगे और धीरे धीरे करके वो सब सिलेंडर वापस कर लिया। पूरी विड्रॉल करने के बाद आज सिलेंडर इतना महंगा कर दिया कि उसके घर का चूल्हा जलना ही मुश्किल है। तो महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है। अब वो दूध को ले लीजिएगा, बच्चों को दूध भी नहीं पिला सकते कि रोज दूध पे रेट बढ़ रहे हैं। कल ही अमूल कंपनी ने 2 रुपए दूध पे बढ़ा दिए। सरसों का तेल ले लीजिएगा, सब्जी ले लीजिएगा, दाल, आटा, चावल, गेहूं कुछ भी ले लीजिएगा, उपभोक्ता जब बाजार में निकल रहा है तो उसकी जेब खाली होती चली जा रही है। हर मुखिया का वैसे ही बेरोजगारी है, व्यापार चल नहीं रहे, किसान परेशान है, युवा परेशान है। ऐसी स्थिति में कम से कम सरकार से ये अपील और निवेदन करती है ग्राहक पंचायत कि कुछ राहत देने का काम करो, कुछ राहत दो आम आदमी को, जिससे कि उसकी कहीं ना कहीं दिनचर्या जो है वो कहीं सुचारू रूप से चले। थोड़ी तो चले, लेकिन थोड़ी चलने में तो सरकार ने पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है कि तुम चला नहीं सकते, ये हमारी गारंटी है। ऐसी स्थिति में जहां आदमी आज वैक्सीन को लेकर परेशान है, भय और डर के मारे परेशान है, मेरी आमदनी बढ़े इसको लेकर परेशान है, लेकिन इस महंगाई ने दम घोंट रखा है, एक तरह से उसकी सांसें रोक रखी हैं। सरकार इस पर ध्यान दे। और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ये भी कहती है कि अगर आपने उसको राहत नहीं दी तो फिर ज्ञापन देंगे, सड़कों पर धरना भी देंगे, आंदोलन भी करेंगे और सोई सरकार को जगाने का काम करेंगे। जीएसटी में अगर पेट्रोल को लाए तो उससे क्या आपको लगता है कि सरकार को सबसे पहले ये करना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी पर लाना चाहिए। अगर आप जीएसटी पर लाएंगे तो इससे निश्चित ही हर वाहन चालक को राहत मिलेगी, उद्योग को राहत मिलेगी, हर आम आदमी को राहत मिलेगी। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कुंभकर्ण की नींद सो रही है ये पूरी सरकार। सिर्फ एक ही काम है कि रात को तय करते हैं, जैसे नोटबंदी कर देते हैं, जैसे जीएसटी लागू कर देते हैं, ऐसे ही पेट्रोल डीजल भी उनका खेल हो गया है। और ये खेल जो है वो खेल कब तक चलेगा, इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। फिरोजाबाद के टूंडला नगर में नगर पालिका की भूमि पर कुछ दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। इसकी जानकारी होने पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार ने
एसडीएम टूंडला डॉक्टर बुशरा बानो से शिकायत की। दरअसल पूरा मामला थाना टूंडला क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित रॉयल गार्डन के पीछे का है, जहां पर नगर पालिका की पुरानी जमीन पड़ी हुई है। आरोप है कि एक नगर पालिका की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा करते हुए बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। सब जो रॉयल गार्डन के पीछे नगर पालिका की जगह है, वहाँ पर कुछ लोग अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, उसमें आपका क्या कहना है? अब चूंकि नगर पालिका का डंपिंग ग्राउंड था, स्थानीय डंपिंग ग्राउंड था, इसमें कूड़ा आता था, वहाँ से हमारा भेजा जाता था। अब उनका कहना यह है कि यह हमारी जमीन है, तो हमने इसकी पैमाइश के लिए जिलाधिकारी महोदय को लिखा हुआ है। इन्होंने टीम गठित कर दिया, 3 सदस्यीय लेखपाल और नायब तहसीलदार की, तो उनके द्वारा पैमाइश किया जाएगा। पैमाइश करने में जो जगह हमारी निकलेगी उस पर हम लोग डंपिंग करेंगे। इसकी जानकारी होने पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार ने एसडीएम टूंडला डॉक्टर बुशरा बानो से शिकायत की। एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार अनीस कुमार, क्षेत्रीय लेखपाल योगेंद्र उपाध्याय के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई। कमेटी द्वारा मौके पर जमीन की पैमाइश की जा रही है। इस मामले को लेकर ईओ टूंडला का कहना है कि जब जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, वहां पर नगर पालिका का खत्ता घर था और पहले भी इस जमीन पर अवैध कब्जे को हटवाया जा चुका है। फिरोजाबाद थाना उत्तर की शांति नर्सिंग होम के समीप इस्लामी इंटर कॉलेज के पास एक प्लॉट में मिट्टी की खुदाई के दौरान 2 मजदूर मिट्टी की ढाई में दब गए। मजदूरों के दबते ही आसपास के पड़ोस में अफरा तफरी मच गई। फिरोजाबाद थाना उत्तर की शांति नर्सिंग होम के समीप इस्लामी इंटर कॉलेज के पास वाली गली में एक प्लॉट में मिट्टी की खुदाई के दौरान 2 मजदूर दब गए। मजदूरों के ऊपर मिट्टी की ढाई और दीवार गिरने से आसपास के पड़ोस में अफरा तफरी मच गई। करीब आधे घंटे तक फावड़े से खोद कर निकाला गया, तो वहीं एक मजदूर बुरी तरह मिट्टी में दबा हुआ, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। गुड्डू भाई, क्या हुआ है यहाँ पर प्लॉट में? ये नीचे से खोद रहे थे, ये देख नहीं पाए सर, ऊपर से मिट्टी पूरी चल के चली आई नीचे ऊपर। आवाज लगाई मैंने, ये समझ नहीं पाए मेरी बात को। फिर क्या हुआ? ये दब गए वैसे जैसे मिट्टी गिरी है। अब क्या स्थिति है इनकी? अभी सही हो जाएंगे, इनकी सांस चल रही है अभी भाई साहब। सांस चल रही है? कहाँ की बात है ये? यहीं की अभी हुआ है। किसका प्लॉट है ये? डॉक्टर साहब का है। कौन से डॉक्टर साहब का? सामने डॉक्टर साहब है। शांति नर्सिंग होम। शांति नर्सिंग होम, ठीक है। डॉक्टर साहब आए थे क्या? डॉक्टर साहब अभी आए नहीं, शायद ऊपर ही खड़े हैं। राहुल, कौन सी जगह है ये? ये तुम्हारा शांति हॉस्पिटल। शांति हॉस्पिटल। अच्छा, ये प्लॉट में कोई मजदूर दब गया, कैसे दब गया, क्या हुआ? वो कूड़ा लगा था, कूड़े का ढेर बंट गया पूरा उसके ऊपर। तो अब क्या स्थिति है उसकी? बस सकता है, गंभीर हालत में अभी। तो अपने आप निकल आया था या कैसे निकाला गया उसे? निकाला है, लेबर ने निकाला है उसको। ना यहाँ पर पुलिस आई ना कोई आया। किसका प्लॉट है ये? ये डॉक्टर साहब का प्लॉट है। कौन से डॉक्टर साहब? प्रेम कुमार डॉक्टर साहब का, जिनका ये हॉस्पिटल है। हाँ। कौन सा हॉस्पिटल है ये? शांति नर्सिंग होम। डॉक्टर साहब आए थे क्या? डॉक्टर साहब नहीं आए सचिन यादव नाम है मेरा। सचिन जी, ये बगल में प्लॉट किसका है? ये हमारा है। अच्छा, इसमें अभी ये घटना घटी है, 2 मजदूर दब गए थे, तो कैसे दबे, वो क्या पता लगा? ये ठेकेदार को अंडरग्राउंड के लिए ठेका दिया था, अब वही लोग खोद रहे थे, अब वो गिर गया, हमें इस बारे में जानकारी नहीं है। वही मुझे बताया कि मजदूर दब गया है। क्या पोजीशन है, कुछ पता लगा मजदूर की? सरकारी अस्पताल ले गए होते। सरकारी अस्पताल ले गए। तो ये आपके हॉस्पिटल की जगह है क्या ये? नहीं, हमारा ये अलग प्लॉट है, हॉस्पिटल जगह नहीं। हॉस्पिटल अलग है, प्लॉट अलग है। वहीं दूसरा मजदूर विजय भी घायल हुआ। आनन फानन में स्थानीय लोगों द्वारा मिट्टी से खोदकर निकाले गए मजदूर को सरकारी ट्रॉमा सेंटर उपचार के लिए भेजा गया। जब प्लॉट के मालिक सचिन यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे प्लॉट में खुदाई का काम चल रहा था, उसी दौरान यह घटना घटित हुई और मजदूर दब गया। मौके पर पहुंची थाना उत्तर पुलिस और वहां से गुजरती दक्षिण पुलिस टीम आगे की कार्यवाही में जुट गई। जमीन बंटवारे को लेकर 3 बड़े भाइयों ने एकजुट होकर छोटे भाई और उसकी पत्नी को लाठी डंडों से बेरहमी से पीट कर किया अधमरा और लहूलुहान। तीनों बड़े भाइयों द्वारा छोटे भाई को बेरहमी से पीटने की घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना उत्तर क्षेत्र में आने वाले जलेसर रोड स्थित रामकृष्ण नगर का है,
जहां रहने वाले ज्ञान स्वरूप के 4 पुत्र हैं। सुबह उनके 3 बड़े पुत्र जमीन बंटवारे को लेकर उनके सबसे छोटे पुत्र गौरव के साथ मारपीट करने पहुंच गए और पीड़ित गौरव की माने तो जब सुबह के वक्त वह सो रहे थे तो तीनों भाइयों ने पहले उसकी पत्नी से झगड़ा किया और जब वह बचाने पहुंचा तो उसके भाइयों ने लाठी डंडे एवं धारदार हथियार से उसकी भी जमकर पिटाई की। घटना का सारा वीडियो वहां लगे कैमरे में कैद हो जाने के बाद आरोपियों ने कैमरा तोड़ने की कोशिश भी की। मेरा नाम गौरव शर्मा है। मैं रामकृष्ण नगर गली नंबर 3 में रहता हूँ। मैं सुबह सो रहा था तो मेरे 3 भाई, जिस बड़ा भाई का नाम है अमरीश शर्मा और उससे छोटा है अवधेश शर्मा, उससे छोटा है सुनील शर्मा, तीनों भाई घर में घुसे आए। मेरे साथ मेरी बीवी के साथ मारपीट की साहब। मेरी बीवी अभी भी घर पे अकेली है और ये सारी घटना साहब CCTV कैद भी है साहब। ये सब घटनाएं पूरी। हाँ सर, मैं थाने गया था, अकेला दौड़ता भागता हुआ जो गली में भागा हूँ वो भी CCTV में होगी। जान बचा के भागा ही हूँ मैं। सड़क पे आके टेम्पो बुक किया, मैं थाने गया हूँ। थाने वाले फिर मुझे हॉस्पिटल लेके आए हैं सर। मुझे खुद ही पता ही नहीं लगा क्या बात है। हमारा विवाद चल रहा है बहुत दिन, उसका बंटवारे वगैरह का, घर परिवार का। मैंने पहले भी कोर्ट में भी केस किया इनके नाम में एक बार। मेरे पास पहले भी मारपीट हो चुकी है 1-2 बार। पहले भी मारपीट हुई एक बार, मेरे गाँव में गिरा था, ऐसे गाँव में पीटा था मुझे बहुत ज़्यादा। आज फिर दोबारा घटना हुई मेरे साथ सर। ये हाँ सर, पुलिस को सूचना दे दी मैंने। पुलिस सर थाना उत्तर आता है। गौरव की तहरीर पर पुलिस ने तीनों भाइयों के खिलाफ 323, 307 की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़। आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। 2 दिवसीय आगरा दौरे पर आए डिप्टी CM दिनेश शर्मा अपने प्रवास के दूसरे दिन मीडिया से हुए रूबरू। पारस हॉस्पिटल के मामले में कहा कि अभी प्रारंभिक स्तर की हुई है जांच, पूर्ण रूप से जांच होना है बाकी। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष अशफाक सैफी के आगरा आगमन पर हुआ भव्य स्वागत। होटल रमाडा प्लाजा पर ढोल नगाड़ों के साथ हुआ भव्य स्वागत। भाजपा कार्यकर्ताओं व सामाजिक संस्थाओं ने किया जोरदार स्वागत। विपक्षी राजनीतिक दलों के द्वारा लगातार शहीद कौशल रावत के परिवार से मुलाकात के बाद जागे प्रतिनिधि। आगरा देहात से भाजपा विधायक हेमलता दिवाकर धरना स्थल पर पहुंची और शहीद की वीरांगना को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। बागियों पदाधिकारी से अभद्रता पर भड़के किसान नेता। सैकड़ों की संख्या में किसान नेताओं ने किया टोल प्लाजा का घेराव। फतेहाबाद के लखनऊ एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा का मामला। पुलवामा हमले में शहीद हुए कौशल रावत की पत्नी अपनी मांगों को लेकर बैठी धरने पर। उप मुख्यमंत्री धरना स्थल से 300 मीटर की दूरी पर होने के बावजूद भी नहीं मिलने पहुंचे शहीद की वीरांगना से।
आगरा के एतमादपुर तहसील में ब्राह्मण समाज ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम और क्षेत्र अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन द्वारा खुशी दुबे, प्रिया मिश्रा के मामले समेत ब्राह्मण समाज के मामले को लेकर लगाई न्याय की गुहार। आगरा ग्वालियर रोड स्थित सिल्वर टाउन कॉलोनी में रहने वाले 2 युवक लेफ्टिनेंट पद पर हुए चयनित। सेना में अफसर बनने पर कॉलोनी वासियों ने युवाओं का किया जोरदार स्वागत। बढ़ती महंगाई को लेकर ग्राहक पंचायत के अध्यक्ष मुरारी लाल गोयल ने जल्द ही महंगाई विरोध में जोरदार प्रदर्शन करने की कही बात। संत सुरक्षा मिशन के पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन द्वारा ब्राह्मण समाज के व्यक्ति से अभद्रता करने वाले अधिकारियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। फतेहाबाद पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा। फतेहाबाद स्वास्थ्य केंद्र पर ली वैक्सीनेशन की जानकारी। ब्लॉक फतेहाबाद में ग्राम प्रधानों के साथ की बैठक। फिरोजाबाद टुंडला में नगर पालिका की भूमि पर कुछ दबंगों द्वारा किया जा रहा है अवैध कब्जा। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने एसडीएम टुंडला बुशरा बानो से की शिकायत। 2 दिवसीय आगरा दौरे पर आए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा अपने प्रवास के दूसरे दिन मीडिया से रूबरू हुए। इसके दौरान वह पारस हॉस्पिटल को क्लीन चिट देने के मामले में बोलने से बचते हुए नजर आए और कहा कि मामले की प्रारंभिक स्तर की जांच हुई है और अभी पूर्ण रूप से जांच होना बाकी है। 2 दिवसीय आगरा दौरे पर आए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा अपने प्रवास के दूसरे दिन मीडिया से रूबरू हुए। इसके दौरान वह पारस हॉस्पिटल को क्लीन चिट देने के मामले में बोलने से बचते हुए नजर आए और कहा कि अभी मामले की प्रारंभिक स्तर की जांच हुई है और अभी पूर्ण रूप से जांच होना बाकी है। तो वही बड़ा सवाल ये उठता है कि पारस हॉस्पिटल को क्लीन चिट देने में जल्दबाजी क्यों दिखाई गई। देखिए, अभी जिलाधिकारी जी यहाँ बैठे हैं, अंतिम रिपोर्ट नहीं आई है और अंतिम रिपोर्ट आने के पहले जो सतही तौर पे जो जांचें आई थी, अभी मैंने मीटिंग में तमाम चीजों को लिया है और उन हॉस्पिटल्स के खिलाफ भी मैंने कहा है, चेतावनी के तौर पे भी कहा है। और ऐसे कोई भी हॉस्पिटल जो हमारे कोरोना के समय भी जो सरकार द्वारा निर्धारित राशि से ऊपर देते हैं अगर, और उन्होंने किसी प्रकार की कोई उनकी शिकायत आती है तो जिलाधिकारी जी ने जो बताया है कि प्राथमिक तौर पे उनके खिलाफ जो महामारी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। जो जिस प्रकार का अन्य, आप 2 मिनट बता दीजिए, चाहे जिलाधिकारी जी बैठे हैं, जो 3-4 दिन जो है अंतिम रिपोर्ट अभी आनी है और अंतिम रिपोर्ट आने के बाद जो कठोर, अगर कोई दोषी पाए जाते हैं तो कठोरतम कार्रवाई होगी उनके खिलाफ ही नहीं, इस प्रकार के जो भी अस्पताल अगर किसी चीज में पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई। इसी दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए शहीद की पत्नी के धरने पर भी बोले डिप्टी सीएम। कहा कि उनकी ज्यादातर मांगे पूरी हो चुकी हैं और बाकी मांगे जल्द ही पूरी की जाएंगी। और वहीं राहुल और अखिलेश पर कटाक्ष बोले कि पहले ही दोनों युवाओं को भी मिली थी परास। जो आपने बताया है शिक्षा विभाग ने जो उन्होंने जो हमारे अधिकारी गए हैं उनके सामने रखा होगा, ये विषय आज शायद उन्होंने रखा है। अगर ये चीज बता देते तो उनके लिए अनशन धरना तरीका नहीं, उनको बुलाया गया था लेकिन किसी मजबूरी कारण नहीं आए। उनको नौकरी देने के लिए मतकासिद के लिए भी कहा गया था, उन्होंने लिख के भी या मुजवानी बोला है प्रशासन को कि हम नौकरी, क्योंकि हमारे बच्चे अच्छे सेटल्ड हैं, हम नहीं चाहते हैं। तो जो शासन को जितनी चीजें करनी थी वो की गई है, जितना उनको देना था वो दिया गया है। अब बीच में उन्होंने दूसरा चीज ये बताया, क्योंकि जो राशि उनको दी जाने वाली थी वो राशि दी जा चुकी है, उससे ज्यादा राशि दी जा चुकी है। अब एक नया प्रस्ताव उन्होंने दिया है, नीतिगत निर्णय क्या होते हैं। इस प्रकार की जो राशि दी जाती है वो मुख्यमंत्री सहायता कोष में ही जमा होती है, उससे इस प्रकार के जो विषय होते हैं उनको दिया जाता है। क्योंकि शहीद परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से पहले ही दिया जा चुका है इस प्रकार की चीजें, तो इसलिए अब उन्होंने दूसरा जो सुझाव दिया है मैं उसको रखूंगा। विधिक प्रक्रिया क्या है, मैं बेसिक शिक्षा के विभागों से बात भी करूंगा। क्या हो सकता है, क्या एक राशि दी जाने के बाद दूसरी राशि दी जा सकती है, ये तमाम विषय ऐसे हैं जो नीतिगत हैं, इनको बगैर बात किए हम नहीं कह सकते। मैं बात करूंगा। इसी दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं व सरकार ने देश में कोरोना को मात देने के लिए बेहतरीन काम किया।
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष अशफाक सैफी के आगरा आगमन पर होटल रमाडा प्लाजा पर भाजपा कार्यकर्ताओं व सामाजिक संस्थाओं द्वारा फूल मालाओं व ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुलश्रेष्ठ और आप देख रहे हैं मून टीवी। एक खास मेहमान इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जनाब अशफाक सैफी, जिन्हें उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद से उत्तर प्रदेश सरकार ने नवाजा है। आखिर ये किस तरीके की कार्यप्रणाली अग्रिम दिनों में देखने को मिलेगी, जनाब अशफाक सैफी साहब से हम सीधे तौर पे जुड़ रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा जाए कि आपको जो पद दिया है, दायित्व दिया है, इसका आप निर्वहन कैसे करने जा रहे हैं? मेरा सभी को नमस्कार। जिस प्रकार से मुझे अल्पसंख्यक आयोग का राज्य प्रदेश का वो अध्यक्ष बनाया है, मैं सर्वप्रथम शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस अल्पसंख्यक समाज में केवल मुस्लिम ही नहीं आते, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियन हैं, इन सभी समाज के उत्थान के लिए, उनके तरक्की के लिए, उनको न्याय मिले, इस पे हम लोग काम करेंगे। और विशेष रूप से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी नारे को हम आगे बढ़ाते हुए काम करेंगे। उन्होंने एक नारा और दिया था, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। माने उनको मालूम था कि अल्पसंख्यक समाज देश का सबसे अशिक्षित वर्ग है, इसको शिक्षित करना है। तो इसलिए जो मदरसों में कुरान की तालीम दी जाती है, हम उसका समर्थन करते हैं, वो रहनी चाहिए। पर कुरान के साथ साथ उन मदरसों के अंदर हिंदी, इंग्लिश, गणित भी पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि इसके बिना ना तो हमारा बच्चा डॉक्टर बन सकता है, ना इंजीनियर बन सकता है, ना साइंटिस्ट बन सकता है, ना आईएएस बन सकता है, ना आईपीएस बन सकता है, ना वकील बन सकता है, ना जज बन सकता है। तो इन सबको बनाने के लिए हमको मदरसों में हिंदी, इंग्लिश की तालीम और गणित की तालीम भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ, गली मोहल्लों में रहने वाला हूँ, तो मुझे अल्पसंख्यक समाज की जो परेशानियाँ हैं, उनको जो रोजगार की कमी है, जो सरकार की जो योजनाएं हैं, बहुत सरकार की योजनाएं अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए आती हैं, पर किन्हीं न किन्हीं कारणों से वो वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा लगातार अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए काम किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि आवास योजना किन के लिए है? वो उन्हीं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है जो बेचारे, जिनके पास रहने के लिए छत भी नहीं है। उनको मकान उपलब्ध कराने का जो काम सरकार कर रही है, वो अपने आप में सराहनीय काम है। अब शिक्षा के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय जो हमारा भारत सरकार का एक हिस्सा है, जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है, वो बहुत बड़ी तादाद में स्कॉलरशिप दी जा रही है। अध्यक्ष जी, अगर हम बात करें तो जो 4 साल से ऊपर की स्टेट गवर्नमेंट का कार्यकाल हो गया, अब सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कार्यकाल लगभग खत्म होना है 22 के बाद में, तो अब जो अग्रिम चुनाव आने वाले हैं, उसमें आप क्या स्थिति आप देख रहे हैं? क्योंकि आप तो अब उत्तर प्रदेश में हर जिले में आपको घूमना है, केवल लखनऊ और आगरा ही आपकी जिम्मेदारी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में आप भ्रमण करेंगे। देखिए, चुनाव की स्थिति क्या होनी है, ये मैं नहीं जवाब दे पाऊंगा। मेरा काम केवल अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना है, और मैं उनके हितों की रक्षा करूंगा, ये आप विश्वास मान लीजिए। अभी जो मूलभूत समस्याएं हम देखेंगे कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए प्राथमिकता क्या है, क्या मूलभूत समस्या आप देख रहे हैं जिसका आपको अभी मतलब साल 6 महीने में तत्काल उसका निपटारा होना चाहिए? किस ये जो वर्ग है वो किस समस्या से अभी जूझ रहा है? जो स्कीमें सरकार की अल्पसंख्यक वर्ग के लिए चलाई जा रही हैं, उन अल्पसंख्यक योजनाओं को ठीक तरीके से उनका क्रियान्वयन हो, वो सही तरीके से वहाँ और उस अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, ये मेरा सबसे प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि वो कहीं ना कहीं
विभागों में गड़बड़ी के कारण वो अंतिम व्यक्ति तक वो स्कीमें नहीं पहुंच पा रही हैं, उसको पहुंचाने का मेरा मकसद है। चाहे प्रदेश सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, अल्पसंख्यक आयोग अब ये तय करने जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की जो भी योजनाएं हैं वो अंतिम वर्ग तक पहुंचे। यानी जो एक रुपया अगर सरकार से चलेगा तो वह 1 रुपया शासन से चला हुआ आम जनता तक पहुंचे। ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी इस पर ध्यान देने जा रहे हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम लगातार बताएंगे कि किस तरीके से अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष क्रियान्वयन में बदलाव लाना चाहते हैं। विपक्षी राजनीतिक दलों के द्वारा लगातार शहीद कौशल रावत के परिवार से मुलाकात के बाद जागे जनप्रतिनिधि। आगरा देहात से भाजपा विधायक हेमलता दिवाकर धरना स्थल पर पहुंची और शहीद की वीरांगना को हर संभव मदद का आश्वासन दिया व सभी मांगों को पूरा करने की बात कही। इसके परिवार से मिले क्या मांगे बताइए बड़ा? मांगे इनकी सब जायज है और मुझे लगता है कि अब तो 2 साल बीत चुके हैं और मांगे पूरी हो जानी चाहिए। क्या लापरवाही क्या मानते हैं? 2 साल बीत जाने के बाद भी मांगे पूरी नहीं हुई। लेकिन ऐसा क्या रहा जिसकी वजह से इनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हो पाई और बहुत ही दुखद ये सब घटनाएं हैं कि अभी तक शहीद परिवार की मांगे पूरी नहीं हुई। ज़्यादा इनकी मांगे है भी नहीं, ये सिर्फ यही चाहते हैं कि इनको रहने के लिए घर दिया जाए। जिस गांव में ये लोग रहते हैं, जहां पे हमारे भाई शहीद कौशल रावत जी रहते थे, उस गांव में एक शहीद द्वार बने। एक छोटी छोटी इनकी मांगे हैं और सब जायज़ हैं। आज ये लोग धरने पर बैठे हैं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बीच में ऐसा हुआ भी था, 1-2 बार हम लोगों से बातचीत भी हुई कि तो हमने ये भी सोचा था कि एक बार हम लोग सीएम साहब से मिलेंगे और उनको बताएंगे। परिवार सीएम साहब से मिला भी था और सीएम साहब ने आदेश भी किए थे यहाँ पे अपने आगरा लोकल जिलाधिकारी जी को, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसा उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि ये दुखद है। आज माननीय डिप्टी सीएम साहब आगरा में हैं, उनका दौरा चल रहा है। वो कोरोना काल में जो परिवार दुखद घटनाओं में गए हैं, जिन्होंने अपने व्यक्ति खोए हैं, उनके घर भी गए हैं और यहाँ पर भी उनका आना था कि मैं शहीद परिवार से भी मिलकर आऊँगा, लेकिन क्या कारण रहा कि वो यहाँ तक नहीं आ पाए। लेकिन अभी हम लोगों ने डिप्टी सीएम साहब से बात भी की है और मैं आप लोग मीडिया के सामने मैं ये बता देना चाहती हूँ कि इस तरह से परिवार यहाँ पे धरने पर बैठा है, ये अच्छा नहीं है और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि 1 महीने के अंदर लगभग जुलाई में परिवार की जो मांगे हैं वो पूरी हों। आप जनप्रतिनिधि हैं, धरने पर यहाँ शहीद की वीरांगना बैठी हुई थी और जब प्राइम टीवी ने कल रात्रि भोज पर डॉक्टर मंजू भदौरिया जी के जब डिप्टी सीएम आए थे, उनसे सवाल किया था कि धरने पर वीरांगना बैठी हुई है, तो उनको उस विषय में जानकारी नहीं थी। तो क्या मानते हैं आपकी ओर से कमी थी, आपकी बताया नहीं कर रहे, प्रशासन की कमी? कल तो मैं नहीं निकली थी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम थी तो डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल ही मतलब उठ नहीं सकती थी मैं। कल मैं डिप्टी सीएम साहब से भी मुलाकात नहीं कर पाई थी। कल की घटना के बारे में मैं कोई जानकारी नहीं दे पाऊंगी। क्या मानते हैं प्रशासन की लापरवाही? प्रशासन को पूरा पता था, सुबह से यह चक्कर लगा रहा था, फिर भी उसके बाद में प्रशासन को बताना चाहिए। प्रशासन की जानकारी में अगर है कि शहीद का परिवार अगर धरने पर बैठा है तो प्रशासन को माननीय डिप्टी सीएम साहब से तो अवगत कराना ही चाहिए था कि ऐसे ऐसे घटना है, बताना चाहिए। आपने बात कराई डिप्टी सीएम की, फोन पर बात हुई अभी, तो क्या लग रहा है परिवार संतुष्ट है? अब आप परिवार से पूछें, परिवार से पूछेंगे तो आपको ज़्यादा सही जवाब मिलेगा। बाकी मैं ये परिवार के साथ हूँ, हर हालत में परिवार के साथ हूँ और मैं खुद मुझे लगना पड़ेगा और मैं कोशिश करूँगी कि जुलाई के महीने में शहीद परिवार की जो भी मांगे हैं वो पूरी हो। पुलवामा हमले में शहीद हुए कौशल रावत की पत्नी अपनी मांगों को लेकर गुरुवार से धरने पर बैठी हैं। इसी दौरान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा आगरा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और शहीद की पत्नी के धरना स्थल से मात्र 300 मीटर की दूरी पर होने के बावजूद भी शहीद की वीरांगना से मिलने नहीं पहुंचे।
पुलवामा हमले में शहीद हुए कौशल रावत की पत्नी अपनी मांगों को लेकर गुरुवार से धरने पर बैठी हैं। इसी दौरान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा आगरा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और शहीद की पत्नी के धरना स्थल से मात्र 300 मीटर की दूरी पर अपनी पार्टी से नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष के घर पर भोज के लिए आने के बाद भी शहीद की वीरांगना से मिलने नहीं पहुंचे, जिसके बाद से शहीद की वीरांगना के पास धरना स्थल पर विपक्षी राजनीतिक दलों के लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। शहीद की वीरांगना से मिलने आगरा समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार भी धरना स्थल पर पहुंचे और शहीद की पत्नी से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। नाम बता। मैं चौधरी वाजिद निसार, महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आगरा। आज आप शहीद की वीरांगना से मिलने के लिए आए? आज हम यहाँ स्मारक पर शहीद कौशल जी के आए हैं और बड़े अफसोस की बात है कि आज हमारे शहीद का परिवार उनकी धर्मपत्नी कौशल जी की भूख हड़ताल पर बैठी हैं। 100 मीटर शहीद स्मारक के 100 मीटर उप मुख्यमंत्री आ सकते हैं, लेकिन एक शहीद की विधवा बैठी है धरने पर अपनी मांगों को लेकर। जो घोषणा की गई थी, एक शहीद को दर्जा जो मिलता है, जो मुआवजा मिलता है, उसकी मांग को लेकर उन मुख्यमंत्री पे जो बहुत बड़े देशभक्ति की बातें करते हैं, वो उनसे मिलने का समय नहीं था और 100 मीटर एक अपनी पार्टी के नेता से मिलकर चले गए। आज हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज शहीद के परिवार से मिलने आए। इनकी लड़ाई में हम लोग समाजवादी लोग कंधे से कंधा मिलाकर पूरी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, इनको हक दिलाने का काम करेंगे और जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी जो मदद करेंगे वो करेंगे। लोकल स्तर पर समाजवादी लोग इनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मिलने आए थे, एसडीएम सर आए थे, एडीएम सर आए थे और सपा अध्यक्ष भी आए थे, अभी आए थे। तो वो कह के गए हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और आप हिम्मत मत हारना, हम सरकार से आपका सहयोग करेंगे। प्रशासनिक अधिकारी आए जैसे एडीएम और एसडीएम सर आए, तो उन्होंने उन्होंने ये कहा है कि वहाँ सर्कल हाउस में और माननीय जी वो दिनेश शर्मा जी आए हुए हैं, वहाँ मिलने के लिए बुला रहे हैं। मैं तो मना कर दी कि मैं नहीं जाऊंगी। 3 बार आए हैं कि चलो हम बुला रहे हैं, वहाँ हमारी सुन लो, लेकिन हम नहीं गए। अब मैं खड़ी होंगी नहीं यहाँ से, वो यहीं आएंगे। तो आपने मना कर दिया सीधे तौर पर कि आप यहाँ से नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। जब वोट पड़ते हैं जब तो वो हमारे पास आते हैं। तो आज शहीद की खबर लेने के लिए यहाँ तक नहीं आ सके, मेरे पास में चले गए चाय नाश्ता करके नहीं। वाजिद निसार का कहना था कि शहीद की पत्नी के धरना स्थल से 300 मीटर की दूरी पर उप मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के नेता से मिलने के लिए आ सकते हैं, लेकिन देशभक्ति की बात करने वाले उप मुख्यमंत्री के पास शहीद की पत्नी से मिलने का समय नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की ओर से भी शहीद के परिवार की मदद की जाएगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर भी समाजवादी पार्टी इनके साथ हर संभव मदद करेगी। वहीं शहीद की पत्नी ममता रावत का कहना है कि जब तक शहीद की शहादत पर जो घोषणाएं की गई थी वह पूरी नहीं हो जाती, तब तक वह अपने धरने को समाप्त नहीं करेंगी। आगरा के एतमादपुर तहसील में ब्राह्मण समाज ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम और क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें एतमादपुर में स्टाम्प वेंडर की चोरी और खुशी दुबे, प्रिया मिश्रा के मामले समेत ब्राह्मण समाज के मामलों को लेकर न्याय की मांग की। इस दौरान दर्जनों ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे। एतमादपुर तहसील पर दर्जनों ब्राह्मण समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम और क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की कि एतमादपुर में 1 माह पूर्व तहसील परिसर में हुई स्टाम्प वेंडर संतोष दीक्षित की चोरी का जल्द खुलासा किया जाए। इसके साथ ही कानपुर मामले में खुशी दुबे को रिहा किया जाए। सुल्तानपुर की प्रिया मिश्रा स्वर्ण पार्टी के अध्यक्ष सर्वेश पांडे और एतमाउद्दौला उपाध्याय प्रकरण मामले में न्याय की मांग की। मेरा नाम दीपक शर्मा है। दीपक जी, आज किन मुद्दों को लेकर आज कहाँ पर किसके नाम ज्ञापन दिया गया? आज विशेष मुद्दा था एतमादपुर का संतोष दीक्षित का जी, तो उनके यहाँ जो लूट हुई थी उसको लेकर ब्राह्मण समाज के हमारे सभी युवा साथी इकट्ठे हुए और उनको लेकर एसडीएम साहब को और सीओ साहब को ज्ञापन दिया गया है। और साथ ही में खुशी दुबे और सर्वेश पांडे जी
आपके द्वारा जो ब्राह्मण समाज पर जो उत्पीड़न हो रहा है उसको लेकर ब्राह्मण समाज का आक्रोश जो था वो व्यक्त किया है और वो उस प्रकार में ज्ञापन नाम बता दीजिए अपना, नाम बता दीजिए। नाम जी, मेरा नाम संजीव शर्मा है। संजीव जी, किस मुद्दों को लेकर और कहाँ पर ज्ञापन दिया गया? आज जो है हमने खुशी दुबे, प्रिया मिश्रा और सुरेश पांडे जी और जो हमारे ब्राह्मण समाज के जो भाई बहन हैं उनके साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उसके उपलक्ष्य में क्षेत्राधिकारी जो हमारी एडीएम महोदय है उनको ज्ञापन दिया गया है। और ये तहसील परिसर में एक चोरी की वारदात हुई है संतोष दीक्षित जी के यहाँ, तो उनके लिए हमने जो सीओ साहब के यहाँ एक जो ज्ञापन दिया है और ये कहा है कि ये जो चोरी हुई है उसको जल्दी से जल्दी खोला जाए। और एडीएम महोदय से ये कहा गया है कि आप मुख्यमंत्री जी को ये अवगत कराएं कि ये जो हमारे ब्राह्मण समाज के साथ उत्पीड़न हो रहा है ये उत्पीड़न न हो और हमारे ब्राह्मण समाज के जो भाई बहन हैं उनको अतिशीघ्र न्याय मिले और खुशी दुबे और सुरेश पांडे जी को जल्दी से जल्दी छोड़ाया जाए। देखिए क्या कुछ मामला रहा पूरा और अब तक खुलासा नहीं हुआ, क्या पूरा मामला है और आपसे क्या करेंगे? 31 मई की घटना है, आज 2 जून हो गई है, 2 जुलाई 32-33 दिन हो गए। पुलिस के पास जाते हैं, मुझे कहते तुम्हारे काम कर रहे हैं, चल रहा है तुम्हारा। हुआ क्या था, कैसे चोरी हुई थी, कहाँ चोरी हुई थी? उस दिन में एक स्टम्प वेंडर उसके पास गया था रिंग जी, उनको मुझे पैसे देने तो पैसा ले गया तो उनको स्टम्प निकलवाया था। तो मुझे जाने आने मुश्किल से 5 मिनट लगे, लौट के आया हूँ तो बक्सा पूरा गायब है। तो वहीं एकमात्र मामले में मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर एतमादपुर से जल्द चोरी की घटना का खुलासा और मामले का स्टेटस जाना। इस दौरान ब्राह्मण समाज के मनोज शर्मा, बंटी शर्मा, श्याम दीक्षित, अमित शर्मा, हरीश शर्मा, देवेश पचौरी, सार्थक, कुलदीप पाराशर इत्यादि लोग मौजूद रहे। आगरा ग्वालियर रोड स्थित सिल्वर टाउन कॉलोनी के रहने वाले लेफ्टिनेंट प्रतीक भंदोतिया को देहरादून से पास आउट परेड में लेफ्टिनेंट का पद मिला और कैप्टन आयुष शर्मा 2016 में लेफ्टिनेंट के पद पर चयन हुए थे और बाद में अपनी कड़ी मेहनत से जून 2018 में प्रमोशन पाकर कैप्टन बने। इसी खुशी में कॉलोनी वासियों ने मिलकर दोनों ही युवाओं के चयन पर खुशी जाहिर करते हुए उनका सम्मान और जोरदार स्वागत किया। आगरा ग्वालियर रोड स्थित सिल्वर टाउन कॉलोनी के रहने वाले लेफ्टिनेंट प्रतीक भदोतिया पुत्र स्वर्गीय सत्यवीर सिंह सिल्वर टाउन नैनाना जाट ने देहरादून से पास आउट किया है। पुणे से 3 साल की ग्रेजुएट ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद 12 जून 2021 को देहरादून से पास आउट परेड में इन्हें लेफ्टिनेंट का पद मिला। तो वहीं कैप्टन आयुष शर्मा पुत्र मुकेश कुमार शर्मा 2016 में लेफ्टिनेंट के पद पर चयन हुए थे और बाद में अपनी कड़ी मेहनत से जून 2018 में प्रमोशन पाकर कैप्टन बने। आर्मी पर्सन हमारी कॉलोनी सिल्वर टाउन से बड़े ही गर्व की बात है जो हमारे 2 बच्चे सेना में एनडीए के थ्रू कमीशन प्राप्त किया है और एक ने लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए प्रमोट हुए हैं, दूसरे कैप्टन के लिए प्रमोट हुए हैं। इनको देख करके आसपास की कॉलोनियों के सब लोग बच्चों को उत्साह मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा और हमें बड़ी खुशी की बात है कि और भी बच्चे हमारी कॉलोनी से इस तरह से ट्राई कर रहे हैं और भी निकले और हम लोग उनको समय समय पर प्रोत्साहित करते रहते हैं। धन्यवाद। मैं कैप्टन आयुष का फादर हूं और 16 में उसने एनडीए ज्वाइन किया था, दैट मीन्स कमीशन हुआ था वो 16 में। वो तो 4 साल एनडीए की ट्रेनिंग करके और आईएमए 1 साल ट्रेनिंग करके वो ही गॉट कमीशन और नाउ ही इज पोस्टेड इन झांसी एज ए पायलट। आज ये किस तरीके का कार्यक्रम था आपकी? एक्चुअली ये मैं इन लोग सभी जितने यहाँ के जो लोग हैं मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ जिन्होंने ये ट्रेडिशन रखा है, जो मतलब स्टार्ट किया ये ट्रेडिशन, ये दैट इज़ वेरी गुड। बहुत अच्छा ट्रेडिशन है ये और मैं चाहता हूँ कि यही अगर ये चलता रहा ये ट्रेडिशन तो इससे काफ़ी लोग मतलब उसके वो होंगे, हाँ इससे मतलब फलीभूत होंगे और काफ़ी लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग को देख के हमारे बच्चों, अभी आपने लेफ्टिनेंट पुनीत का जैसे अभी वो लिया, अभी इंटरव्यू लिया, ऐसे काफ़ी लोग इससे इंस्पायर होंगे। कम से कम कोशिश करेंगे कि वो लोग अफसर बनने के लिए ट्रेनिंग के लिए जा सके वो लोग। इसी खुशी में सिल्वर टाउन नैनाना जाट के पार्क में कॉलोनी वासियों ने मिलकर दोनों ही युवाओं के चयन पर खुशी जाहिर करते हुए उनका सम्मान और स्वागत किया, साथ ही साथ उनके माता पिता का भी स्वागत किया। मेरा नाम लेफ्टिनेंट प्रतीक भदोतिया है। आज ये मैं नैनाना जाट सिल्वर टाउन का रहने वाला हूँ और यहाँ पे मेरे कॉलोनी के निवासियों ने मेरे लिए एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया था, तो ये वही कार्यक्रम अभी चल रहा है। मैं बचपन से ही सेना में शामिल होना चाहता था। मैं 12वीं के बाद ही, जब मैंने 12th पास किया था उसके बाद मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए ट्राई किया। फिर उसके बाद तब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग करने के बाद ट्राई किया और मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैं अभी 1 साल आईएमए में ट्रेनिंग करने के बाद यहाँ पे आया हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है
एक सपना था बचपन से, वो अब पूरा हो गया है। मैं अशोक कुमार फौजदार, हमारी सिल्वर टाउन कॉलोनी में दो हमारे बच्चे सेना में गए हमारी कॉलोनी से, उनको सम्मानित करने के लिए प्रोग्राम रखा गया है कि आगे आने वाले युवा इनको देख के कुछ सबक लें। और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये प्रोग्राम सबने मिलजुल के रखा है, सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इससे कुछ सबक लेंगे बच्चे। इनका चयन कहाँ हुआ है, किस पोस्ट पर हुआ? सेना में एक लेफ्टिनेंट कर्नल हुए हैं और एक कैप्टन हुए हैं। माता पिता एवं कॉलोनी वासियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह हमारी कॉलोनी के साथ साथ आसपास के युवाओं के लिए प्रेरणा बने हैं, इसलिए हमने इनके स्वागत और सम्मान का प्रोग्राम रखा और बच्चों को उत्साहित करने का प्रयास किया। शुक्रवार को संत सुरक्षा मिशन एवं ब्राह्मण समाज के लोग एकजुट होकर जिला मुख्यालय मथुरा पर पहुंचे। सहायक श्रम आयुक्त मथुरा प्रभात कुमार सिंह का विगत कुछ दिन पूर्व एक सोशल मीडिया पर फोन कॉल ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें ब्राह्मण समाज के एक विशेष व्यक्ति पर गाली गलौज के साथ अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया था। शुक्रवार को संत सुरक्षा मिशन एवं ब्राह्मण समाज के लोग एकजुट होकर जिला मुख्यालय मथुरा पर पहुंचे। आपको बता दें कि सहायक श्रम आयुक्त मथुरा प्रभात कुमार सिंह का विगत कुछ दिन पूर्व एक सोशल मीडिया पर फोन कॉल ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें ब्राह्मण समाज के एक व्यक्ति विशेष पर गाली गलौज के साथ अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया है। सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल होने के बाद से ही ब्राह्मण समाज एवं संत सुरक्षा मिशन के पदाधिकारियों में एक उच्च पद पर तैनात अधिकारी द्वारा अशोभनीय भाषा शैली का प्रयोग किए जाने से भारी आक्रोश है। साधु अनु पीताम्बर गिरी आवाहन अखाड़े से, और ये हमने ज्ञापन दिया है किसी ब्राह्मण को अपशब्द कहे हैं किसी अधिकारी ने। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए जाता अधिकारी के पास तो उसके साथ इस तरह की अभद्रता तो होनी नहीं चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण है। कुछ भी ब्राह्मण तो कहते हैं शरीर में मुख, और मुख में क्या गंदगी डाली जाएगी या कोई गंदगी इस तरह की गंदे शब्दों का प्रयोग करेगा। तो हम सभी जो है संत सुरक्षा मिशन के बंधु सब एक साथ एकत्र होके आए हैं। संत भी हैं, गृहस्थ भी हैं, जो संतों की सेवा के लिए एकत्र हुए हैं, ब्राह्मणों की सेवा के लिए एकत्र हुए हैं, गरीबों की सेवा के लिए एकत्र हुए हैं। और इस बात का हम उस अधिकारी के ये चाहते हैं कि उसकी बर्खास्तगी हो, कि ऐसा अधिकारी जिसको ये नहीं पता है कि किस व्यक्ति से कैसी बात करनी है। हमारी मांग ये है कि जो ये पंडितों को जो गाली दी है, सरकारी को रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसे बर्खास्त करना चाहते हैं, इसके खिलाफ मुकदमा कायम कराना चाहते हैं। अगर हमारे विज्ञापनों को कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम ईंट से ईंट बजाएंगे और संत सुरक्षा मिशन सड़कों पर उतर के आएंगे, पूरे प्रदेश में क्या धरना प्रदर्शन करेंगे। आपके द्वारा कहीं तहरीर दी गई है इस मामले में? हाँ, आज हमने जो विज्ञापन दिया उसमें मुकदमा कायम कराने की हमने वो दिया है और हमें तहरीर हम कर देंगे कप्तान साहब के लिए, ये हमारा कहना है। कार्रवाई चाहते हो? हाँ, कार्रवाई चाहते हैं, बिल्कुल बर्खास्त चाहते हैं ऐसे अधिकारी के। तो समाज के लिए कलंक है ये। अगर चलिए क्या हुआ जब ऐसे अधिकारी ऐसी सीटों पर बैठे और जब अभद्रता कर रहे हैं तो इनका कोई अधिकार है इस सीट पर बैठने के लिए, यही कहना चाहते हैं कि क्योंकि सामाजिक कलंक है। इसी क्रम में संत सुरक्षा मिशन के पदाधिकारी एवं ब्राह्मण समाज के लोग शुक्रवार को एकजुट होकर जिला मुख्यालय पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लिखित ज्ञापन संत सुरक्षा मिशन के पदाधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी मथुरा की अनुपस्थिति में कार्यालय पर उपस्थित अधिकारी को सौंपा गया। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात कुछ खास खबरों के साथ। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री करुआ सिंह कानपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर देर रात लखनऊ एक्सप्रेसवे से आ रहे थे। आरोप है कि इस दौरान फतेहाबाद टोल पर उन्हें रोका गया और जब उन्होंने किसानों का टोल न होने की बात कही तो उनसे अभद्रता करते हुए फोन या मैसेज करवाने को कहा गया। इस बात से खफा होकर आज दोपहर में सैकड़ों भाकियू कार्यकर्ता फतेहाबाद टोल पहुंच गए और धरना शुरू कर दिया। उनकी मांग थी कि तत्काल माफी मांगी जाए और किसानों से टोल न लिया जाए। उनकी आज्ञा के अनुसार हमको कानपुर मंडल का प्रभारी बनाया और हम कानपुर मंडल में तारीख 29 को यहाँ होकर हम गए और वहाँ हमने कानपुर मंडल के गांवों, तहसीलों में, ब्लॉकों में हमने समीक्षा की और जब हम समीक्षा करके वापस आ रहे कल शाम चलिए हम। अच्छा। और यहाँ हम टोल प्लाजा पर ये जो आगरा में जो टोल प्लाजा है, कौन सा टोल प्लाजा है? फतेहाबाद टोल प्लाजा है, फतेहाबाद तहसील में। यहाँ जब हम आए तो 3:30 बज रहे और यहाँ टोल वालों ने हमसे अभद्र व्यवहार आशा की और अभद्र व्यवहार के कारण हमको नहीं निकलने दिया। हमसे कहते थे कि आप किसी से मैसेज करवाओ जब जाओगे। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को फतेहाबाद कस्बे में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर एक्सप्रेसवे से लखनऊ जाना था। किसानों के प्रदर्शन की जानकारी से प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी पूर्व AK वेकेंट खुद मौके पर पहुंचे और किसानों के साथ खुद भी बैठ गए और टोल स्टाफ से बात करने की बात कहकर धरना खत्म कराया। बढ़ती महंगाई को लेकर ग्राहक पंचायत के अध्यक्ष मुरारी लाल गोयल ने जल्द ही जोरदार विरोध प्रदर्शन करने की बात कही। उनका कहना था कि LPG गैस पर एक बार फिर 50 रुपए बढ़े व डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। दूध, सब्जियों से लेकर हर चीज की कीमत बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर आम आदमी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत उपभोक्ता के हित में और ग्राहक के हित के लिए संघर्ष करती है। जैसा कि महंगाई पर मौजूदा केंद्र सरकार बम पे बम फोड़ने का काम कर रही है और पेट्रोल डीजल से लेकर गैस हो या आम कोई भी चीज हो जो दैनिक उपयोग में आती है, तो आज देश का 150 करोड़ की आबादी वाला यह देश, इसमें हर वो व्यक्ति परेशान है जो वाहन चला रहा है या जिसकी जो माता है जिसके घर का चूल्हा जल रहा है। पेट्रोल के रेट इस तरीके से बढ़ रहे हैं, डीजल के रेट इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि उस पर कोई अंकुश ही नहीं है और वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की कार्यशैली पर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह है, एक काला धब्बा है कि आप ये नहीं देख रहे कि भाई कोविड में और इस कोरोना काल के अंदर हर व्यक्ति वैसे ही बहुत परेशान है, आर्थिक भी वो बहुत परेशान है। उसके ऊपर इतनी महंगाई का जो बोझ जो आज सरकार डाल रही है, रोज जैसे स्लो पॉइजन की तरह से धीमा जहर होता है, ऐसे ही रोज सुबह उठते हैं और देखते हैं कि आज पेट्रोल भरवाने जाना है तो आज फिर 30 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे। स्थिति यह है कि 6 महीने के अंदर पेट्रोल के रेट इतने बढ़ गए कि आम आदमी के बजट से बाहर हो गया। आज देख लीजिएगा कि LPG गैस पर भी सरकार ने 50 रुपए सिलेंडर बढ़ा दिया। पिछले 6 महीने के अंदर सिलेंडर पर देखें तो 150 रुपए की वृद्धि कर दी है। 7 साल के अंदर सिलेंडर जो 400 सवा 400 रुपए का मिला करता था, वो उज्ज्वला योजना यानी कितनी योजनाएं लाद दी और उसके बाद आज सिलेंडर की कीमत 850 रुपए। एक माता को अगर चूल्हा जलाना है तो उसको 1000 रुपए पहले चूल्हा जलाने के लिए चाहिए, गैस का सिलेंडर जलाने के लिए चाहिए। पहले तो आपने लकड़ियां खत्म करा दी, चूल्हे पर जो लोग माताएं काम करती थी वो माताओं को चूल्हे से उज्ज्वला योजना पे ले आए और 450 रुपए में सब्सिडी भी देने लगे और धीरे धीरे करके वो सब सिलेंडर वापस कर लिया। पूरी विड्रॉल करने के बाद आज सिलेंडर इतना महंगा कर दिया कि उसके घर का चूल्हा जलना ही मुश्किल है। तो महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है। अब वो दूध को ले लीजिए कि बच्चों को दूध भी नहीं पिला सकते कि रोज दूध पर रेट बढ़ रहे हैं। कल ही अमूल कंपनी ने 2 रुपए दूध पर बढ़ा दिए।
सरसों का तेल ले लीजिएगा, सब्जी ले लीजिएगा, दाल, आटा, चावल, गेहूं, कुछ भी ले लीजिएगा। उपभोक्ता जब बाजार में निकल रहा है तो उसकी जेब खाली होती चली जा रही है। हर मुखिया का वैसे ही बेरोजगारी है, व्यापार चल नहीं रहे, किसान परेशान है, युवा परेशान है। ऐसी स्थिति में कम से कम सरकार से ये अपील और निवेदन करती है ग्राहक पंचायत कि कुछ राहत देने का काम करो, कुछ राहत दो आम आदमी को, जिससे कि उसकी कहीं ना कहीं दिनचर्या जो है वो कहीं सुचारू रूप से चले। थोड़ी तो चले, लेकिन थोड़ी चलने में तो सरकार ने पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है कि तुम चला नहीं सकते, ये हमारी गारंटी है। ऐसी स्थिति में जहां आदमी आज वैक्सीन को लेकर परेशान है, भय और डर के हमारे परेशान है, मेरी आमदनी बढ़े इसको लेकर परेशान है, लेकिन इस महंगाई ने दम घोंट रखा है, एक तरह से उसकी सांसें रोक रखी हैं। सरकार इस पर ध्यान दे। और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ये भी कहती है कि अगर आपने उसको राहत नहीं दी तो फिर ज्ञापन देंगे, सड़कों पर धरना भी देंगे, आंदोलन भी करेंगे और सोई हुई सरकार को जगाने का काम करेंगे। सरकार को सबसे पहले ये करना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी पर लाना चाहिए। अगर आप जीएसटी पर लाएंगे तो इससे निश्चित ही हर वाहन चालक को राहत मिलेगी, उद्योग को राहत मिलेगी, हर आम आदमी को राहत मिलेगी। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कुंभकर्ण की नींद सो रही है ये पूरी सरकार। सिर्फ एक ही काम है कि रात को तय करते हैं, जैसे नोटबंदी कर देते हैं, जैसे जीएसटी लागू, डीजल भी उनका खेल हो गया है। और ये खेल जो है वो खेल कब तक चलेगा, इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। फिरोजाबाद के टूंडला नगर में नगर पालिका की भूमि पर कुछ दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। इसकी जानकारी होने पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार ने एसडीएम टूंडला डॉक्टर बुशरा बाने से शिकायत की। दरअसल पूरा मामला थाना टूंडला क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित रॉयल गार्डन के पीछे का है, जहां पर नगर पालिका की पुरानी जमीन पड़ी हुई है। आरोप है कि एक नगर पालिका की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा करते हुए बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। साहब, जो रॉयल गार्डन के पीछे नगर पालिका की जगह है, वहाँ पर कुछ लोग अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, उसमें आपका क्या कहना है? अब चूंकि नगर पालिका का डंपिंग ग्राउंड था, इसलिए डंपिंग ग्राउंड था, इसमें कूड़ा आता था, वहाँ से हमारा भेजा जाता था। अब उनका कहना यह है कि यह हमारी जमीन है, तो हमने इसकी पैमाइश के लिए जिलाधिकारी महोदय को लिखा हुआ है। उन्होंने टीम गठित कर दिया, 3 सदस्यीय लेखपाल और नायब तहसीलदार की, उनके द्वारा पैमाइश किया जाएगा। पैमाइश करने में जो जगह हमारी निकलेगी उस पर हम लोग कब्जा करेंगे। इसकी जानकारी होने पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार ने एसडीएम टूंडला डॉक्टर बुशरा बानो से शिकायत की। एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार अनीस कुमार, क्षेत्रीय लेखपाल योगेंद्र उपाध्याय के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई। कमेटी द्वारा मौके पर जमीन की पैमाइश की जा रही है। इस मामले को लेकर ईओ टूंडला का कहना है कि जब जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, वहां पर नगर पालिका का खत्ता घर था और पहले भी इस जमीन पर अवैध कब्जे को हटवाया जा चुका है। फिरोजाबाद थाना उत्तर की शांति नर्सिंग होम के समीप इस्लामी इंटर कॉलेज के पास एक प्लॉट में मिट्टी की खुदाई के दौरान 2 मजदूर मिट्टी की ढाई में दब गए। मजदूरों के दबते ही आसपास के पड़ोस में अफरा तफरी मच गई। फिरोजाबाद थाना उत्तर की शांति नर्सिंग होम के समीप इस्लामिया इंटर कॉलेज के पास वाली गली में एक प्लॉट में मिट्टी की खुदाई के दौरान 2 मजदूर दब गए। मजदूरों के ऊपर मिट्टी की ढाई और दीवार गिरने से आसपास के पड़ोस में अफरा तफरी मच गई। करीब आधे घंटे तक फावड़े से खोद कर निकाला गया, तो वहीं एक मजदूर बुरी तरह मिट्टी में दबा हुआ, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। गुड्डू भाई, क्या हुआ है यहाँ पर प्लॉट में? ये नीचे से खोद रहे थे, ये देख नहीं पाए सर, ऊपर से मिट्टी पूरी चल के चली आई नीचे ऊपर। आवाज लगाई मैंने, ये समझ नहीं पाए मेरी बात को। फिर क्या हुआ? ये दब गए वैसे जैसे मिट्टी गिरी है। अब क्या स्थिति है इनकी? अभी सही हो जाएंगे, इनकी सांस चल रही है अभी भाई साहब। सांस चल रही है? कहाँ की बात है ये? यही की अभी हुआ है। किसका प्लॉट है ये? डॉक्टर साहब का है। कौन से डॉक्टर साहब का? सामने डॉक्टर साहब है। शांति नर्सिंग होम। शांति नर्सिंग होम। ठीक है। डॉक्टर साहब आए थे क्या? डॉक्टर साहब अभी आए नहीं, शायद ऊपर ही कर रहे हो। राहुल, कौन सी जगह है ये? ये तुम्हारा शांति हॉस्पिटल। शांति हॉस्पिटल। अच्छा, ये प्लॉट में कोई मजदूर दब गया, कैसे दब गया, क्या हुआ? तो कूड़ा लगा था, कूड़े का ढेर बंट गया पूरा उसके ऊपर। तो अब क्या स्थिति है उसकी? बस सकता है गंभीर हालत में।
तो अपने आप निकल आया था या कैसे निकाला गया उसे? निकाला है, लेबर ने निकाला है उसको। ना यहाँ पर पुलिस आई ना कोई आया। किसका प्लॉट है ये डॉक्टर साहब का प्लॉट है। कौन से डॉक्टर साहब? प्रेम कुमार डॉक्टर साहब का, जिनका ये हॉस्पिटल है? हाँ। कौन सा हॉस्पिटल है ये? शांति नर्स। डॉक्टर साहब आए थे क्या? डॉक्टर साहब नहीं आए। सचिन यादव नाम है मेरा। सचिन जी, ये बगल में प्लॉट किसका है? ये हमारा है। अच्छा, इसमें अभी ये घटना घटी है, ये 2 मजदूर दब गए थे, तो कैसे दबे, वो क्या पता लगा? ये ठेकेदार को अंडरग्राउंड के लिए ठेका दिया था, अब वही लोग खोद रहे थे, अब वो करके हमें इस बारे जानकारी नहीं है। वही मुझे बताया कि मजदूर दब गया है। क्या पोजीशन है, कुछ पता लगा मजदूर की? सरकारी अस्पताल ले गए हैं। सरकारी अस्पताल ले गए। तो ये आपके हॉस्पिटल की जगह है क्या ये? नहीं, हमारा ये अलग प्लॉट है, अपनी जगह नहीं। हॉस्पिटल अलग है, प्लॉट अलग है। वहीं दूसरा मजदूर विजय भी घायल हुआ। आनन फानन में स्थानीय लोगों द्वारा मिट्टी से खोदकर निकाले गए मजदूर को सरकारी ट्रॉमा सेंटर उपचार के लिए भेजा गया। जब प्लॉट के मालिक सचिन यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे प्लॉट में खुदाई का काम चल रहा था। उसी दौरान यह घटना घटित हुई और मजदूर दब गया। मौके पर पहुंची थाना उत्तर पुलिस और वहां से गुजरती दक्षिण पुलिस टीम आगे की कार्यवाही में जुट गई। जमीन बंटवारे को लेकर 3 बड़े भाइयों ने एकजुट होकर छोटे भाई और उसकी पत्नी को लाठी डंडों से बेरहमी से पीट कर किया अधमरा और लहूलुहान। तीनों बड़े भाइयों द्वारा छोटे भाई को बेरहमी से पीटने की घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना उत्तर क्षेत्र में आने वाले जलेसर रोड स्थित रामकृष्ण नगर का है, जहां रहने वाले ज्ञान स्वरूप के 4 पुत्र हैं। सुबह उनके 3 बड़े पुत्र जमीन बंटवारे को लेकर उनके सबसे छोटे पुत्र गौरव के साथ मारपीट करने पहुंच गए और पीड़ित गौरव की माने तो जब सुबह के वक्त वह सो रहे थे तो तीनों भाइयों ने पहले उसकी पत्नी से झगड़ा किया और जब वह बचाने पहुंचा तो उसके भाइयों ने लाठी डंडे एवं धारदार हथियार से उसकी भी जमकर पिटाई की। घटना का सारा वीडियो वहां लगे कैमरे में कैद हो जाने के बाद आरोपियों ने कैमरा तोड़ने की कोशिश भी की। मेरा नाम गौरव शर्मा है, मैं रामकृष्ण नगर गली नंबर 3 में रहता हूँ। मैं सुबह सो रहा था तो मेरे 3 भाई, जिस बड़ा भाई का नाम है अमरीश शर्मा और उससे छोटा है अवधेश शर्मा, उससे छोटा है सुनील शर्मा, तीनों भाई घर में घुसे आए। मेरे साथ मेरी बीवी के साथ मारपीट की साहब। मेरी बीवी अभी भी घर पे अकेली है और ये सारी घटना साहब सीसीटीवी कैद भी है साहब। ये सब घटनाएं पूरी। हाँ सर, मैं थाने गया था, अकेला दौड़ता भागता हुआ जो गली में भागा हूँ वो भी सीसीटीवी में होगी। जान बचा के भागा ही हूँ मैं। सड़क पे आके टेम्पो बुक किया, मैं थाने गया हूँ। थाने वाले फिर मुझे यहाँ हॉस्पिटल लेके आए हैं। सर मुझे खुद ही पता ही नहीं हो रहा क्या बात है। हमारा विवाद चल रहा है बहुत दिन में, उसका बंटवारे वगैरह का, घर परिवार का। मैंने पहले भी कोर्ट में भी केस किया इनके नाम में। एक बार मेरे पास पहले ही मारपीट हो चुकी है, 1-2 बार पहले ही मारपीट हुई। एक बार मेरे गाँव में गिरा था, ऐसे गाँव में पीटा था मुझे बहुत ज़्यादा। आज फिर दोबारा घटना हुई मेरे साथ। हाँ सर, पुलिस को सूचना दे दी मैंने। पुलिस सर थाना उत्तर आता है। सर गौरव की तहरीर पर पुलिस ने तीनों भाइयों के खिलाफ 323, 307 की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा। मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900।
नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। 2 दिवसीय आगरा दौरे पर आए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा अपने प्रवास के दूसरे दिन मीडिया से हुए रूबरू। पारस हॉस्पिटल के मामले में कहा कि अभी प्रारंभिक स्तर की हुई है जांच, पूर्ण रूप से जांच होना है बाकी। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष अशफाक सैफी के आगरा आगमन पर हुआ भव्य स्वागत। होटल रमाडा प्लाजा पर ढोल नगाड़ों के साथ हुआ भव्य स्वागत। भाजपा कार्यकर्ताओं व सामाजिक संस्थाओं ने किया जोरदार स्वागत। विपक्षी राजनीतिक दलों के द्वारा लगातार शहीद कौशल रावत के परिवार से मुलाकात के बाद जागे प्रतिनिधि। आगरा देहात से भाजपा विधायक हेमलता दिवाकर धरना स्थल पर पहुंची और शहीद की वीरांगना को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। बागियों पदाधिकारी से अभद्रता पर भड़के किसान नेता। सैकड़ों की संख्या में किसान नेताओं ने किया टोल प्लाजा का घेराव। फतेहाबाद के लखनऊ एक्सप्रेस वे टोल प्लाजा का मामला। पुलवामा हमले में शहीद हुए कौशल रावत की पत्नी अपनी मांगों को लेकर बैठी धरने पर। उप मुख्यमंत्री धरना स्थल से 300 मीटर की दूरी पर होने के बावजूद भी नहीं मिलने पहुंचे शहीद की वीरांगना से। आगरा के एतमादपुर तहसील में ब्राह्मण समाज ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम और क्षेत्र अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन द्वारा खुशी दुबे, प्रिया मिश्रा के मामले समेत ब्राह्मण समाज के मामले को लेकर लगाई न्याय की गुहार। आगरा ग्वालियर रोड स्थित सिल्वर टाउन कॉलोनी में रहने वाले 2 युवक लेफ्टिनेंट पद पर हुए चयनित। सेना में अफसर बनने पर कॉलोनी वासियों ने युवाओं का किया जोरदार स्वागत। बढ़ती महंगाई को लेकर ग्राहक पंचायत के अध्यक्ष मुरारी लाल गोयल ने जल्द ही महंगाई विरोध में जोरदार प्रदर्शन करने की कही बात। संत सुरक्षा मिशन के पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन द्वारा ब्राह्मण समाज के व्यक्ति से अभद्रता करने वाले अधिकारियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। फतेहाबाद पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा। फतेहाबाद स्वास्थ्य केंद्र पर ली वैक्सीनेशन की जानकारी। ब्लॉक फतेहाबाद में ग्राम प्रधानों के साथ की बैठक। फिरोजाबाद टुंडला में नगर पालिका की भूमि पर कुछ दबंगों द्वारा किया जा रहा है अवैध कब्जा। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने एसडीएम टुंडला बुशरा बानो से की शिकायत। 2 दिवसीय आगरा दौरे पर आए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा अपने प्रवास के दूसरे दिन मीडिया से रूबरू हुए। इसके दौरान वह पारस हॉस्पिटल को क्लीन चिट देने के मामले में बोलने से बचते हुए नजर आए और कहा कि मामले की प्रारंभिक स्तर की जांच हुई है और अभी पूर्ण रूप से जांच होना बाकी है। 2 दिवसीय आगरा दौरे पर आए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा अपने प्रवास के दूसरे दिन मीडिया से रूबरू हुए। इसके दौरान वह पारस हॉस्पिटल को क्लीन चिट देने के मामले में बोलने से बचते हुए नजर आए और कहा कि अभी मामले की प्रारंभिक स्तर की जांच हुई है और अभी पूर्ण रूप से जांच होना बाकी है। तो वहीं बड़ा सवाल ये उठता है कि पारस हॉस्पिटल को क्लीन चिट देने में